हाय गाइस, माय नेम इज कबीर एंड यू आर वाचिंग क्लैट प्रेप एडवेंचर ऑफ टाइम। इन टुडे सेशन हम बात करने वाले हैं लॉ ग्रिड के बारे में। लॉ ग्रिड है जुलाई 2025 की बनाई है मैंने और एक एक इशू करेंगे हम डिस्कस। अब सबसे पहले इंडेक्स की बात करते हैं, हम पढ़ने क्या वाले। तो सर्विस के रिगार्डिंग कुछ कुछ टॉपिक्स हैं। सर्विस में हम देखते हैं फोन टैपिंग के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अपोज करा छत्तीसगढ़ का ऑक्सिलरी आर्म पुलिस एक्ट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई प्रोब इनटू ब्रूटल कस्टोडियल टॉर्चर ऑफ पुलिस कांस्टेबल, मतलब पुलिस कांस्टेबल का ब्रूटल टॉर्चर। ठीक है, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट सेट्स डीएनए एविडेंस हैंडलिंग गाइडलाइंस, मतलब डीएनए एविडेंस को कैसे हैंडल किया जाएगा। 2025 की नई गाइडलाइंस आई हैं। अब ये जो गाइडलाइंस होती है क्या फोर्स ऑफ लॉ होती है? ऑब्वियसली यस, गाइडलाइंस है फोर्स ऑफ लॉ। बिकॉज जितने भी लेजिस्लेशन आप बनाते हैं, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कहता है कि कोई भी लेजिस्लेशन का स्टेट बनाता है या सेंट्रल बनाता है वो तो लॉ होता ही होता है। इसके अलावा कोई भी प्रोनाउंसमेंट होता है वो भी लॉ के फोर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है सीक्रेट स्पाउसल रिकॉर्डिंग। एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस की रिकॉर्डिंग कर ली डाइवोर्स के केस में, तो क्या ये वैलिड होगी? नेक्स्ट है आर्टिकल 326 इन बिहार के इलेक्टोरल रोल का रिविजन। एसआईआर हम बहुत सुन रहे हैं ना कि एसआईआर लीगल होना चाहिए, लीगल सेंस में होना चाहिए, तो उसी चीज के रिगार्डिंग यहाँ बातचीत है आर्टिकल 326 के। नेक्स्ट है सोशल एंड सिविल राइट्स, बर्थ रजिस्ट्रेशन ट्रेंड्स इन बिहार की। भाई बिहार में बर्थ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या ट्रेंड्स हैं, लेट्स सी। ओबीसी सर्टिफिकेट की गाइडलाइंस कि भाई ओबीसी सर्टिफिकेट कब दिया जाएगा, सिंगल मदर चैलेंज करती हैं इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेस टू जस्टिस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया कि भाई पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन हैं उनको अगर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं वो कुछ चीजें, तो उसके रिगार्डिंग क्या राइट है। अब ये सोशल एंड सिविक राइट्स के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं जो नॉर्मल पर्सन के होता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बोला है कि ट्रांसजेंडर वुमेन के राइट्स होते हैं मैरिज के रिगार्डिंग। अब भाई हमने देखा है कि ट्रांसजेंडर लोग या होमोसेक्सुअल लोग शादी तो नहीं कर सकते लीगली रूप से। अगर उनको शादी करनी है तो फिर इंडिया में और क्या रिकॉर्ड्स है, तो एक डीड साइन करने वाला सिस्टम है, तो वही बारे में हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के अडॉप्शन रिगार्डिंग रोस्टर सिस्टम फॉर एससी और एसटी का अपॉइंटमेंट कि एससी और एसटी का अपॉइंटमेंट होगा तो किस तरह से होगा, क्या होगा। नेक्स्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट पॉश एक्ट डज नॉट अप्लाई टू वुमेन एडवोकेट्स कि पॉश अप्लाई नहीं होता है वुमेन एडवोकेट्स में। इसके बाद हम आ जाते हैं मीडिया टेक्नोलॉजी एंड एआई के बारे में। कर्नाटका मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज प्रोहिबिशन बिल कि भाई अगर कर्नाटका के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, फेक न्यूज हो रही है, तो उस चीज के रिगार्डिंग प्रिवेंशन के रिगार्डिंग क्या है, तो कर्नाटका नेक्स्ट स्टेप क्या है। एआई कॉपीराइट डिस्प्यूट्स इन इंडिया, एआई कॉपीराइट डिस्प्यूट जो होगी, जैसे एआई डीप फेक वाली चीजें करता है, एआई जो है वो कॉपी कर लेता है दूसरों का डेटा बिना पूछे, सोर्स कर लेता है डेटा जो भी ओपन सोर्स में अवेलेबल है, तो क्या एआई जो चीजें कर रहा है इसका एनालिसिस करके जो भी रिजल्ट हमको दे रहा है, नई चीज जो क्रिएट कर रहा है वो गलत है कि नहीं, तो इसकी रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स। केरला हाई कोर्ट फ्रेम करता है एआई यूज पॉलिसी इन जुडिशरी। ठीक है, मतलब एआई का जो यूज होगा फेयर यूज के अंदर आएगा नहीं आएगा, जुडिशरी में कैसे इसको देखा जाएगा, ये देखता है। नेक्स्ट है गूगल एआई ओवरव्यूज फेस ईयू एंटी ट्रस्ट कंप्लेन, बहुत अच्छा केस है, बिल्कुल रीड करेंगे हम। डेनमार्क का डीप फेक प्रोटेक्शन, डेनमार्क ऐसी पहली कंट्री जिसने डीप फेक के रिगार्डिंग लॉ बनाया है, जुलाई 2025 की न्यूज। इसके अलावा हम देखते हैं रिलीजन पॉलिसी इन प्रोटेस्ट। नाउ वी हैव थ्री थिंग प्रोटेस्ट एस्केलेट ओवर वक्फ एक्ट कि भाई प्रोटेस्ट एस्केलेट हुए वक्फ एक्ट के रिगार्डिंग बिहार के अंदर। पंजाब ने इंट्रोड्यूस करा एंटी सैक्रिलेज बिल कि कोई भी इंसान अगर सैक्रिलेज वाला पन करेगा, सैक्रिलेज पन क्या होता है, मतलब अगर आपने किसी भी व्यक्ति ने कोई भी भगवान के अगेंस्ट कुछ भी ऐसा बोले जो कि सैक्रिलेजियस है, सैक्रिलेजियसपन में आता है। सैक्रिलेजियसपन मतलब अगर आप कोई भी ऐसी चीज करते हैं जो किसी भी देवी देवता को हर्ट कर सकती है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को हर्ट कर सकती है, तो वो सारी चीजों के रिगार्डिंग है। तो एंटी सैक्रिलेज बिल कि भाई आप ये चीज नहीं करेंगे, इस चीज के रिगार्डिंग बिल आ गया है, लॉ बनने वाला है। कोर्ट रूलिंग्स ऑन रिलीजियस प्रेफरेंस इन प्रिजन कि भाई प्रिजन के अंदर रिलीजियस प्रेफरेंस के हिसाब से फूड हो कि भाई अगर जैन है तो उसको जैन भोजन मिले, अगर एक व्यक्ति जो कि नॉन वेजिटेरियन है तो उसको नॉन वेजिटेरियन मिले, एक वेज को वेज मिले। ठीक है, और अपनी अपनी रिलीजियस प्रेफरेंस भी होनी चाहिए इसमें। या आप ये नहीं कि भाई मैं नॉन वेज हूँ या वेज हूँ, आपके रिलीजन के हिसाब से जो भी आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कि भाई अगर आपको उपास है तो फिर आपको उपास के हिसाब से खाना मिलना चाहिए, रमजान है तो रमजान के हिसाब से खाना मिलना चाहिए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है महाराष्ट्र अर्बन माओइज्म बिल। अब यहाँ पे हम लेजिस्लेशन लैंड एंड सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में बात करने वाले हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के अंदर अर्बन माओइज्म बिल कि भाई अर्बन माओइस्ट कौन होता है, इस चीज के रिगार्डिंग हमने देखा। उग्रवादी इंडिया फर्स्ट फॉरेन लैंड डाइवर्जन स्पार्क्स लीगल कंट्रोवर्सी कि भाई फॉरेस्ट लैंड का जो डाइवर्जन है, म्यूटेशन है कि एक फॉरेस्ट लैंड को कैसे आप दूसरे नेचर में कन्वर्ट करके इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उस चीज के रिगार्डिंग है। काउंटरफीट फुटवेयर सर्ज इन इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट में बहुत कॉपी होती है, एडिडास, एबिबास, पोमा, ठीक है, डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही सर्च पे है। तो रियल और फेक के बीच में अंतर करना बहुत मुश्किल है और कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, फर्म्स हैं जो इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व है। तो इसी चीज़ के बारे में ब्रिसन स्टॉक करके एक फर्म है जो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है केरला एडमिनिस्ट्रेटिव सूट एंड शिप अरेस्ट ओवर MSC एल्सा 3 सिंकिंग। तो क्या है, बात करता हूँ।
सबसे पहले हमारे सर्वेलेंस वाले एस्पेक्ट में आते हैं। फर्स्ट मुद्दा जो हमारे पास है वो है फोन टैपिंग लॉस के रिगार्डिंग। अब किसी भी व्यक्ति का फोन टैप करना खुद में तो बहुत ही इलीगल सेंस वाली बात है कि आप किसी व्यक्ति का फोन टैप नहीं कर सकते। इसलिए आजकल के ज़माने में आपने देखा होगा कि यार कोई भी व्यक्ति फ़ोन उठाता है, ठीक है, और अगर सामने वाला व्यक्ति रिकॉर्ड कर रहा है तो आता है दिस कॉल हैज़ नाउ बीन रिकॉर्डेड, ऐसे करके एक मैसेज आता है सामने वाले की तरफ से। अभी जो ऑडियो टेक्स्ट है, ठीक है, ये क्यों करा जाता है? ताकि दूसरे व्यक्ति को नॉलेज हो जाए कि भाई मैं आपका कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पुराने फोन्स में नहीं होता था, लेकिन जैसे उसमें एंड्रॉइड का नया वाला अपडेट आया, 15, 16, 17 वाला जो अपडेट आया, उस अपडेट के बाद में उनके अंदर भी ये आना शुरू हो गया। अब आपने अगर किसी व्यक्ति की फोन टैप कर ली तो फिर क्या वो चीज़ लीगल होगी कि उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है? नहीं। तो फोन टैपिंग इन इंडिया रिप्रेजेंट अ डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द स्टेट नीड्स फॉर सिक्योरिटी एंड इंडिविजुअल राइट टू प्राइवेसी, कि स्टेट की सिक्योरिटी और इंडिविजुअल व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी जो कि आर्टिकल 21 के अंदर है अकॉर्डिंग टू द केस पुट्टुस्वामी केस, क्या ये चीज़ जस्टिफाइड है कि नहीं? तो इस चीज़ के रिगार्डिंग हम बैलेंस देखते हैं। अब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का क्या कहता है? इसका एक पर्टिकुलर सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 5 सब क्लॉज 2, जो बोलता है कि आप इंटरसेप्शन कर सकते हो पब्लिक इमरजेंसी के टाइम पे या इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी के टाइम पे उन रीजन से अलाइन करके जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में आता है आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 में क्या आता है कि आप सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कुछ भी अगर हार्म कर रहा है कोई चीज़ तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हो, स्टेट सिक्योरिटी के रिगार्डिंग कर सकते हो, पब्लिक ऑर्डर के रिगार्डिंग कर सकते हो, कोई क्राइम के प्रिवेंशन या उसके इंसाइटमेंट के रिगार्डिंग आप किसी व्यक्ति की टैपिंग कर सकते हो, किसी व्यक्ति की फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन पर हैम्पर कर सकते हो, उसका रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो उस राइट का। पॉइंट है कि उस व्यक्ति की अगर उस राइट का हम रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो किस हद तक ये चीज़ जस्टिफाइड होगी? ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है यार, अगर वो इसके ग्राउंड के अंदर आता है तो वो जस्टिफाइड है, पर उसके अंदर क्या अनफेटेड डिस्क्रिशन या अनफेटेड पावर नहीं हो जाएगी दूसरे व्यक्ति के पास में? बिल्कुल हो जाएगी। नाउ है दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है इंडियन टेलीग्राफ रूल्स 1951 का, जिसका रूल 419A पर्टिकुलर किस बारे में बात करता है? ये प्रोसीजर सेट करता है कि होम सेक्रेटरी ऑथराइज कर सकता है। होम सेक्रेटरी कौन? फिलहाल तो अमित शाह है, ठीक है। होम सेक्रेटरी अनाउंस कर सकता है, अच्छा स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल लेवल का अलग होता है, ठीक है, गृह मंत्री अलग अलग होता है, ठीक है। नाउ ये प्रोसीजर सेट कर सकते हैं, ऑथराइज कर सकते हैं, और ऑथराइज करने के बाद मैंडेटरी इसको रिव्यू करेंगे कि भाई हमने एक एक परमिशन को रिव्यू करा कि किस व्यक्ति की टैपिंग हो जाए, हर चीज में उसके साइन लगेंगे होम सेक्रेटरी के। एंड लिमिट्स ऑन द ऑर्डर ड्यूरेशन, कि भाई ये नहीं कि अनलिमिटेड टाइम के लिए आप दूसरे व्यक्ति का फोन टैप या आप दूसरे व्यक्ति की बातें सुन रहे हो, अनलिमिटेड, ऐसा नहीं, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो ये सब चीज क्या बनती है? एक अच्छा क्वेश्चन बन जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने, अब इसके फैक्ट्स और कॉन्फ्रेंस कैसे बन जाएंगे कि किसी व्यक्ति ने परमिशन ली होम सेक्रेटरी से और अनलिमिटेड टाइम के लिए अगर उसने कर दिया, मतलब इसी का जब विपरीत बात करके थोड़ा फैक्ट्स को घुमा के दे देंगे तो फैक्ट बन जाएंगे यार। तो फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, तो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं देखना है कि जो भी बातें हैं अगर उसके विपरीत कर दिया तो लॉ के विरुद्ध चलेगा, राइट? कोई एक्सेप्शन नहीं लगेगा, भले चाहे सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपने चीज करी है, लेकिन अगर अनफेटेड टाइम के लिए करी है, अनलिमिटेड टाइम के लिए करी तो ये तो गलत ही है ना, ठीक है। जहां भी आप पढ़ते हो ना, इसको पढ़ते टाइम मैं आपको लॉ ग्रेड पढ़ना सिखा रहा हूँ। इस सेशन का पर्पस ये है कि लॉ ग्रेड पढ़ते टाइम पे आपको समझ में आना चाहिए इसके क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट बोलता है कवर्स इंटरसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टैंपर करी जा सकती है, इंटरनेट बेस्ड कॉल्स भी टैंपर करे जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप जो है वो इंटरनेट बेस्ड कॉल है, ट्रू कॉलर जो वो इंटरनेट बेस्ड कॉल है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, वोल्टेज से चलता है, वॉइस ओवर LTE से चलता है, तो इससे ये प्रूव नहीं हो जाता कि भाई वो 101% सिक्योर्ड है। बिल्कुल उस चीज को इंटरनेट बेस्ड कॉल को देखा जा सकता है कि यार इंटरनेट बेस्ड कॉल भी टैप करे जा सकते हैं, सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट। नेक्स्ट किस बारे में बातचीत है कि भाई रीसेंट कोर्ट रूलिंग्स है हमारे पास, दिल्ली हाई कोर्ट की, मद्रास हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग नहीं है इस पर अभी तक एज ऑफ नाउ। अब 2025 की रूलिंग जो कहती है, 2025 की रूलिंग की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं करा है। दिल्ली हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट अपेल द इंटरसेप्शन इन अ करप्शन केस, की भाई एक करप्शन घोटाला जिसमें 2100 करोड़, फिर से देखो 2100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जो था, फाइंडिंग द थ्रेट टू द पब्लिक सेफ्टी जस्टिफाइड, मतलब 2100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था, करप्शन के रिगार्डिंग था। इसमें फोन टैपिंग अलाउड कर दी गई, बोला कि आपका जो करप्शन के केस में जो आपने इंटरसेप्शन करा है, इलीगल तरीके से आपने जो एविडेंस लिया है ये इलीगल नहीं है, बिल्कुल लीगल तरीका है, आपने प्रॉपरली एक इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस, देखो क्या लिखा था यहाँ पे, किसी भी क्राइम के प्रिवेंशन के लिए, स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक के इंसाइटमेंट के लिए आप किसी भी व्यक्ति पे लगा सकते हो, बिल्कुल पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल यहाँ पे जस्टिफाई कर दी गई। एंड दैट इज द रीजन दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि आपने जो 21 करोड़ की कॉन्ट्रैक्ट के केस के रिगार्डिंग जो एविडेंस कलेक्ट करके लिखा है ये प्रॉपर लीगल तरीके से लिए गए हैं। नेक्स्ट है मद्रास हाईकोर्ट 2025 क्वाश इंटरसेप्शन, की भाई हमने जो अपने इंटरसेप्शन करी है ना उसको क्वाश कर दिया है, वो जो इंटरसेप्शन है बिल्कुल गलत तरीके से करी गई है। क्यों? 50 लाख की ब्राइबरी के रिगार्डिंग आरोप थे,
ठीक है, रूलिंग प्रिवेसी कैन नॉट बी वायलेटेड एक्सेप्ट इन क्लियर पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। यानी कि पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी का जब तक ऐसा कोई ग्रेव कंसर्न नहीं दिख जाता तब तक किसी व्यक्ति की लाइबिलिटी हम नहीं स्टैब्लिश कर सकते और किसी व्यक्ति के अगेंस्ट हम ये नहीं अलाउ कर सकते ये प्रकार का इंटरसेप्शन। तो अगर आपने करा है ये बोलिए कि भाई ये तो बहुत ज्यादा जरूरी था पब्लिक सेफ्टी के रिगार्डिंग, सोवरेनिटी के रिगार्डिंग, 50 लाख की ब्राइबरी इज नॉट समथिंग जो बहुत ज्यादा ग्रेव नेचर का है। ठीक है, गलत तो है, मैं नहीं बोल रहा गलत नहीं है, गलत तो है, कोर्ट ने भी ये बोला गलत है, बट इसमें इंटरसेप्शन जस्टिफाइड नहीं हो सकता इन दो ग्राउंड्स को लेकर कि पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी। 2100 करोड़ 50 लाख, बहुत जमीन आसमान का अंतर। कब जस्टिफाइड होता है कब नहीं होता आपको समझ में आना चाहिए। अब इन दोनों रूलिंग्स को मैं अगर दे दूंगा फैक्ट्स के अंदर, सुनना ध्यान से, इन दोनों रूलिंग्स को मैं फैक्ट्स में दे दूंगा और फैक्ट्स में देने के बाद मैं इनको बोल दूंगा कि भाई ये एसएसएस करके सर्कमस्टेंस बन जाएगा। अब आप बताइए कि 70 लाख 75 लाख या 1 करोड़ रुपए की तक की ब्राइबरी ले रहा है कोई व्यक्ति, ठीक है, और ब्राइबरी ले रहा है ताकि कॉन्ट्रैक्ट पास कर सके और वो जो कॉन्ट्रैक्ट से जो पैसा आएगा वो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में आ जाएगा। वो टेररिज्म को फाइनेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं, उससे हथियार खरीदने के लिए यूज कर रहे हैं ताकि इंडिया में हथियार आ सके, और वो तो क्या जस्टिफाइड हो जाएगा। अब बोलोगे सर मात्र 1 करोड़ या 50 लाख या 70 लाख या 20 लाख तक का भी अमाउंट है तो वो जस्टिफाइड नहीं होना चाहिए, पर पॉइंट ये कि पब्लिक सेफ्टी के रिगार्डिंग अगर 1 रुपया भी यूज हो रहा है तो गलत है। और पब्लिक सेफ्टी को हैम्पर कर रहा है ना, बिल्कुल पब्लिक सेफ्टी पब्लिक इमरजेंसी को हैम्पर कर रहे हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा ले रहे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, बिल्कुल 101% आपका उस पर बैन लगाना जस्टिफाइड है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम की टेक अवेज पे कि भाई क्या है फोन टैपिंग। बिल्कुल पावरफुल टूल है बट हाईली इसको रेगुलेट करना जरूरी है। आपको ऑन केस टू केस बेस पे डिसाइड करना पड़ेगा कि कब फोन टैपिंग जस्टिफाइड है कब अनजस्टिफाइड है। इसकी ब्रीफ टाइमलाइन देख लेते हैं। पेगासस नाम का एक सॉफ्टवेयर भी था जिस चीज के रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट थी। आपका होमवर्क यही है कि आप पेगासस नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसकी कंट्रोवर्सी के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कैसे पेगासस का सॉफ्टवेयर जो था वो क्वेश्चन किया गया था कि भाई आप कैसे मंत्री लोग या कैसे भी सिविल सर्वेंट्स पब्लिक सर्वेंट लोग का फोन टैप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रकार का सॉफ्टवेयर आप यूज नहीं कर सकते। 1997, 2017, 2024, 25। अब ये तो हमने कर लिया ऑलरेडी कवर। 2024 के अंदर टेलीकॉम एक्ट के अंदर कुछ न्यू रूल्स अपडेट हुए थे और 17 के अंदर हम आया था राइट टू प्रिवेसी, दैट इज केस पुट्टुस्वामी का केस 2017 के अंदर 636 पेज का जजमेंट, बहुत अमेजिंग जजमेंट, राइट टू प्रिवेसी को अपहोल्ड करता है, बोलता है फंडामेंटल राइट का पार्ट है आर्टिकल 21। इन 1997 के अंदर पीयूसी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया एक प्रोसीजर प्रोटेक्शन रिगार्डिंग फोन टैप्स की भाई कोई भी इंसान फोन टैपिंग नहीं कर सकता। 1997 के केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश कर चुका है और धीरे धीरे करके रिजाइम चेंज हुआ और आज फोन टैपिंग जस्टिफाइड है, पर तब भी अनलॉफुल हो जाएगी अगर प्राइवेसी के रिगार्डिंग वायलेशंस है तो। अब नेक्स्ट मुद्दे पे आ जाते हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बोलता है। सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म पुलिस एक्ट 2025, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है रीअफर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर बाय डिसमिसिंग अ कंटेम्प्ट पिटीशन चैलेंजिंग द छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म पुलिस फोर्सेस एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो चैलेंज कर रही थी छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म पुलिस फोर्सेस एक्ट। अभी क्या एक्ट था समझते हैं। दिस एक्ट वाज इनैक्टेड आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट 2011 ऑर्डर रिस्ट्रिक्टिंग द यूज ऑफ स्पेशल फोर्स ऑफिसर्स, कि भाई स्पेशल फोर्स ऑफिसर्स को आप यूज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था 2011 के अंदर कि भाई रिस्ट्रिक्ट करते हैं हम एसपीओस का कि वो एंटी माओइस्ट ऑपरेशंस नहीं करेंगे, एसपीओ 2011 का ऑर्डर था। कोर्ट ने क्लैरिफाई ये करा कि मतलब जो माओइस्ट है जो उग्रवादी लोग हैं उनको काउंटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनकी रोकथाम करने के लिए आप एसपीओस का उपयोग नहीं कर सकते। 2011 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया लेजिस्लेचर हैव प्लेनरी पावर्स टू पास लॉज विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, कि लेजिस्लेचर के पास उतनी पावर है जितनी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है। एंड सच लॉज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कंटेम्प्ट merely बिकॉज दे ऑल्टर प्रायर जुडिशल्स। और ये जो लॉ है ये कंटेम्प्ट नहीं हो जाएंगे क्योंकि वो पुराने जुडिशियल डिसीजंस को काउंटर करना चाह रहे हैं। अब इसका एनालिसिस क्या है। आर्टिकल 14 एंड 21 गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ पर्सनल लिबर्टी है। अब छत्तीसगढ़ ऑक्सिलरी आर्म फोर्स एक्ट क्या बोलता है 2011 का। इट ऑथराइजेस एन ऑक्सिलरी फोर्स विथ गार्ड्स लाइक कंपलसरी ट्रेनिंग, ये कंपलसरी ट्रेनिंग दी जाएगी इन लोग को। सुपरवाइज डिप्लॉयमेंट होगा, मतलब कहाँ का डिप्लॉय हो रहा है इसके रिगार्डिंग प्रॉपर सुपरविजन होगा कि भाई आपको ये एरिया मिला है अब आप इस एरिया में जाके काम करेंगे। एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम फ्रंटलाइन कॉम्बैट, कि भाई आप फ्रंटलाइन से एक्सक्लूडेड रहेंगे, ठीक है, कभी कभी इन सर्टेन सिनेरियोस। नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कोर्ट इंटरप्रेट करता है लॉ को, लेजिस्लेचर इनैक्ट करता है और अमेंड करता है लॉ को, ठीक है। लेजिस्लेचर इनैक्ट नहीं करता, एग्जीक्यूटिव इनैक्ट करता है, बट लेजिस्लेचर इनैक्टमेंट में हेल्प करता है, ये रिगार्डिंग प्रोसीजर बताता है और अमेंड करता है लॉस को। कोर्ट का काम से उस चीज को ढंग से रिव्यू करना होता है। वैलिड लॉस कैन नॉट बी मेड कंटेम्पचुअस। अगर लॉ वैलिड है, लॉ बढ़िया है,
तो उसको ये नहीं बोल सकते कि वो कंटेम्प्ट है, ठीक है, मतलब वो पुराने कोर्ट के जजमेंट के विरुद्ध जा रहा है, ऐसा नहीं बोल सकते। अब बैकग्राउंड ये था कि इन जुलाई 2011 द सुप्रीम कोर्ट बैंड द यूज ऑफ एसपीओ। हमने पढ़ा था ना कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, एसपीओ का बैन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एसपीओ नहीं जाएंगे एंटी माओइस्ट एक्टिविटी में, एंड ऑर्डर्ड रिकॉल ऑफ फायर आर्म्स इशूड टू जितने भी एसपीओ हैं उन सबको जितने भी फायर आर्म्स दिए, जितने भी हथियार दिए वो वापस आ जाए। साइटिंग वायलेशंस ऑफ 14 और 21 कि भाई उनको कोई स्पेशल पावर नहीं, 14 और 21 के अंदर आप बिल्कुल वापस आ जाए। छत्तीसगढ़ पास द ऑक्सिलरी आर्म पुलिस फोर्स एक्ट 2011 क्रिएटिंग अ ट्रेन सुपरविजन ऑक्सिलरी फोर्सेस फोर्स रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम फ्रंटलाइन कॉम्बैट रूल्स। यानी कि छत्तीसगढ़ ने पास कर दिया ये वाला एक 2011 का एक्ट, जिसने उसने बोला कि हम ट्रेनिंग देंगे, हम सुपरवाइज ऑक्सिलरी फोर्स बनाएंगे और रिस्ट्रिक्ट करेंगे उनको फ्रंटलाइन कॉम्बैट रूल से, मतलब सपोर्ट के लिए होगी वो, ठीक है, वो फ्रंटलाइन कॉम्बैट नहीं करेगी। ये छत्तीसगढ़ ने नया लॉ पास करा, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो चाहता था उसी चीज के रिगार्डिंग उसने लॉ पास करा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ढंग से इनको ट्रेनिंग दो, प्रॉपर दो, हथियार लेके आपने सबसे आगे भेज दिया तो माओ से सारा आप में फर्क क्या है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ ने नया लॉ पास कर दिया, ऑक्सिलरी एक एडिशनल आर्म फोर्स पुलिस एक्ट 2011। पिटीशन ने चैलेंज कर दिया कि जो एक्ट है वो वायलेट कर रहा है 2011 का ऑर्डर, कि भाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध जाके ये नया लॉ बनाया गया है, कंटेम्प्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज के लिए मना कर दिया और आपने क्या करा, इनडायरेक्ट मैनर में वही चीज को कर दिया, आप कंटेम्प्ट कोर्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश था उसका पालन नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया कि ऐसा नहीं है, एम्फसाइजिंग रिस्पेक्ट फॉर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, उसकी रिस्पेक्ट है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को बिल्कुल चैलेंज करा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर, यानी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंदर 32 और 226 के अंदर हम बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं किसी भी लॉ को, अगर फंडामेंटल राइट का ब्रीच कर रहे हो, और वो जुडिशियली उनको बिल्कुल रिव्यू करा जा सकता है। दिस केस मार्क द फॉर्मल क्लोजर ऑफ साल्वा जुडम सागा, अ फ्रॉड पीरियड ऑफ विजिलेंटे पुलिसिंग बाय सिविलियन ट्राइबल वॉलंटियर्स नोन एज एसपीओस। तो सिविलियन ट्राइबल वॉलंटियर्स थे, ये जो एसपीओस लोग थे ना, ये ट्राइबल लोग ही हुआ करते थे, ठीक है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझो, ये ट्राइबल लोग ही हुआ करते थे बट सिविलियन थे, ठीक है, एंड इनके हाथ में हथियार थमा दिए थे। तो ये गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और यहीं पे हमारा साल्वा जुडम सागा चल रहा था, एक फ्रॉड पीरियड, एक विजिलेंटे पीरियड, जहां ऑफ पुलिसिंग, जहां पे सिविलियन ट्राइबल वॉलंटियर्स जो एसपी बन गए थे उनको दे दी गई थी अल्टीमेट पावर, जिसको कोर्ट ने 2011 के ऑर्डर के थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी कि आप ये नहीं कर सकते। की टेकअवेज क्या है कि एसपीओस वे प्रीवियसली डिप्लॉयड इन ऑपरेशन लाइक साल्वा जुडम वाइडली क्रिटिसाइज्ड फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन, कि भाई साल्वा जुडम जो है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी दूसरे ट्राइबल कम्युनिटी को हार्म कर रहा है, ये तो गलत है। एट द सेम टाइम अगर आप इस प्रकार का माओइज्म फैलाएंगे, एक व्यक्ति को हथियार दे देंगे दूसरे ट्राइबल व्यक्ति को मौत के घाट उतारने के लिए, तो गलत है। तो आप माओइस्ट को इस तरह से हैंडल नहीं करेंगे, प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, प्रॉपर सब चीज़ें होंगी और फ्रंट लाइन कॉम्बैट नहीं होगा। और ये सारे जो गाइडलाइंस दी थी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के रिगार्डिंग अपने ऑर्डर में लिखा था, उसी चीज़ के रिगार्डिंग लॉ बना दिया कि हाँ चलो ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग देना, सब कुछ देना है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से हथियार देंगे, ठीक है। द एक्ट मैंडेट्स मिनिमम 6 months ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज डिप्लॉयमेंट टू एड्रेस अर्लियर कोर्ट के सारी की सारी चीज़ें, मतलब एक्ट जो है वो 6 महीने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। वैलिड लेजिस्लेशन कैन ओनली बी इनवैलिडेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स एंड नॉट बाय कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, की वैलिड लेजिस्लेशन सिर्फ और सिर्फ इनवैलिड करा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के द्वारा, ना कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के द्वारा। तो इनवैलिडेट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाकर चैलेंज करो, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स मत फाइल करो। नेक्स्ट इशू दैट वी हैव इज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स सीबीआई का प्रोब इनटू ब्रूटल कस्टोडियल टॉर्चर ऑफ पुलिस कांस्टेबल्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला जाओ इन्वेस्टिगेशन करो, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, किसके रिगार्डिंग, जो ब्रूटल टॉर्चर हो रहे हैं, कस्टोडियल टॉर्चर हो रहे हैं पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग, मतलब पुलिस कांस्टेबल जो कर रहा है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लैंडमार्क रूलिंग पास करी है जुलाई 2021 के अंदर, जुलाई 2025 के अंदर 21 जुलाई को रूलिंग पास हुई थी। अब ये जो 21 जुलाई को रूलिंग पास हुई थी, क्या बोलती है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कस्टोडियल टॉर्चर ऑफ पुलिस कांस्टेबल, जो कस्टोडियल टॉर्चर था पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद अहमद चौहान एट द जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर इन कुपवारा जम्मू एंड कश्मीर, जो जॉइंट कस्टोडियल टॉर्चर हुआ। नाउ द कोर्ट ऑल्सो अवॉर्डेड ₹50 लाख इन कॉम्पनसेशन, 50 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिया विक्टिम को फॉर द सीवियर ह्यूमन राइट वायलेशन की, जो विक्टिम ने फेस करा उसके लिए उसको 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा एक तरह से, क्योंकि बहुत ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ है। 14 और 21 का वायलेशन हुआ है और 14-21 हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगा दिए गए, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगा दिए गए उस पुलिस कांस्टेबल के अगेंस्ट, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, गलत तरीके से पकड़ के रखा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करके रखा, आपने दूसरे व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया। ग्रीवियस हर्ट मतलब जब deprivation of sight, deprivation of vision, deprivation of hearing, loss of any limb, फ्रैक्चर 20 दिन के लिए कि व्यक्ति अपने बेड से उठ ना पाए, इस प्रकार की चीजें, तो ग्रीवियस हर्ट के चार्जेस लगता है। ललिता कुमारी का केस था 2013 का, जो मैंडेट करता है
एफआईआर का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग। आपने कॉग्निजेबल केस में पकड़ लिया किसी व्यक्ति को और एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहे हो और टॉर्चर कर रहे हो, ये जस्टिफाइड नहीं है। इस चीज के रिगार्डिंग बिल्कुल फैक्ट्स बना सकते हैं कोई भी इंसान, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, मतलब कैसे बन सकता है, यही कि भाई एक व्यक्ति ने कॉग्निजेबल केस था और वो कुख्यात अपराधी था और इसलिए हमने उसको पकड़ लिया, शिनाख्त करी और सारी की सारी चीज़ें करके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करके हमने व्यक्ति को टॉर्चर करना शुरू करा। फिर व्यक्ति ने अपना कन्फेशन कबूल कर लिया मजिस्ट्रेट के सामने। क्या जस्टिफाइड है? मर गया बाद में जाके कन्फेशन कबूल करने के बाद। जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि आपने केस को रजिस्टर नहीं करा, आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करा। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 115 का जो सेक्शन है, अच्छा इसी एक्ट ने सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करा था एक तरह से। सुसाइड आईपीसी में से हटाया नहीं गया था, सुसाइड को एक तरह से इनडायरेक्ट मैनर में डीक्रिमिनलाइज करा गया था कि जो इंसान अपनी लाइफ में फेल हो गया है, उस व्यक्ति ने सुसाइड करने की कोशिश करी, उसमें भी फेल हो गया और अब आप उसको सजा दे रहे हो, ठीक है, ये तो गलत है। तो इसलिए जो व्यक्ति अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है उसको सजा नहीं होगा, उसका रिहैबिलिटेशन होगा, उसकी प्रॉपर थेरेपी और सारी चीजें होंगी। अब यही मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का सेक्शन 115 क्या बोलता है? इट प्रिज्यूम्स सीवियर स्ट्रेस एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स, कि सीवियर स्ट्रेस होता है सुसाइड अटेम्प्ट्स में और डीक्रिमिनलाइज करता है सेक्शन 309 को भी। मूविंग ऑन, बैकग्राउंड ये था कि चौहान ने इलीगली डिटेन कर लिया था, सब्जेक्ट करा था ब्रूटल टॉर्चर के लिए इंक्लूडिंग कैस्ट्रिकेशन, ठीक है, कैस्ट्रिकेशन कर दिया, इलेक्ट्रिक शॉक्स लगा दिए, लीडिंग टू सीवियर ट्रॉमा, जैसे सीवियर ट्रॉमा हो गया और परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई व्यक्ति को। मेडिकल एविडेंस क्लोज ये हुआ था कि भाई बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ी उस व्यक्ति की। नाउ चौहान की जो वाइफ थी वो फाइल करती है कंप्लेंट, रिक्वेस्ट करती है एक्शन अगेंस्ट द पुलिस पर्सनल, की पुलिस पर्सनल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और उसने रजिस्टर भी नहीं करती थी एफआईआर प्रॉम्प्टली, और ना ही उसने किसी भी व्यक्ति को इस तरह कर दिया कि यार व्यक्ति की सारी चीजें हम ऑन रिकॉर्ड लेके आए। जब कुछ भी चीज ऑन रिकॉर्ड नहीं लेके आते तो बहुत सस्पिशियस हो जाती चीज है। नाउ इंस्टेड लॉजिंग अ काउंटर एफआईआर अगेंस्ट चौहान फॉर अटेम्प्ट टू सुसाइड, कि भाई आपने अटेम्प्ट टू सुसाइड जो करा था उसके रिगार्डिंग आपको एक काउंटर एफआईआर करनी चाहिए, नहीं करी। नाउ द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट डिसमिस चौहान पिटीशन सीकिंग एफआईआर रजिस्ट्रेशन, की भाई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया चौहान की पिटीशन कि एफआईआर का रजिस्ट्रेशन जो है अगेंस्ट ऑफिसर्स, प्रॉम्प्टिंग द सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वाश कर दी काउंटर एफआईआर कि ये फैब्रिकेटेड है, क्रिटिसाइज करा कि ये इंस्टीट्यूशन का कवर अप है और गलत है। इट ऑब्जर्व दैट, मतलब एक व्यक्ति ने कुछ करा है और आपने बोल दिया कि भाई ये तो सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहा था, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो कि जैसे हमने उसको पकड़ लिया और पकड़ के हमने टॉर्चर करा, ये तो गलत ही है। इट ऑब्जर्व दैट पुलिस ऑफिशियल हैड द अथॉरिटी टू टैम्पर विद द एविडेंस, पुलिस ऑफिशियल्स के पास अथॉरिटी होती है कि एविडेंस के साथ टैम्पर कर सकते हैं और हमें एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए सीबीआई के द्वारा। बड़ा प्यारा सा केस था ये, और हमें सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल प्रोएक्टिव रोल मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट कितना ज्यादा जागरूक है रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सुप्रीम कोर्ट सेट्स डीएनए एविडेंस हैंडलिंग गाइडलाइंस 2025। अब डीएनए एविडेंस को कैसे हैंडल किया जाएगा, इस चीज के रिगार्डिंग गाइडलाइंस है। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2025 के अंदर इशू करा है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन, जिसके अंदर कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डीएनए एविडेंस देखा जाएगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब ये जो गाइडलाइन ये एक्सपेक्टेड है रिगार्डिंग स्ट्रेंथनिंग फॉरेंसिक एविडेंस, जो फॉरेंसिक साइंस है उसका रोल जो है उसको और स्ट्रेंथन करता है। और हमारे पास नया वाला एक लॉ है जिसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 के अंदर 25 दिसंबर को, 2023 के अंदर 25 दिसंबर को आया था और अप्लाई हो जाता है 1 जुलाई 2024 से। तो पुराना लॉ, नया लॉ, नई चीज़ें, हम देखते हैं कि यार और ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंडसेट की ओर जा रहे हैं हम, और ज़्यादा एविडेंस पे रिलायबिलिटी हम बढ़ाना चाहते हैं। नाउ इसका लीगल एनालिसिस क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो कि पुराना एक्ट था, उसका सेक्शन 45 ये बोलता है कि रिगार्डिंग एडमिसिबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट साइंटिफिक एविडेंस, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग जो होगी उसको साइंटिफिक एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा और इसको हम प्रॉपर्ली एडमिसिबल मानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास गाइडलाइंस इमैनेटिंग फ्रॉम काटावेली देवकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। केस के नाम याद नहीं रखना पर कॉन्टेक्स्ट याद रखना कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। स्टैंडर्डाइजिंग डीएनए सैंपल मैनेजमेंट, की डीएनए सैंपल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग एक एसओपी होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए। पुलिस लॉज एंड प्रोसीजरल कोड्स इनकॉर्पोरेट चेन ऑफ कस्टडी एंड फॉरेंसिक प्रोटोकॉल्स का पालन करें एंड चेन ऑफ कस्टडी ऑफ द हैंडलिंग ऑफ द डीएनए एविडेंस के रिगार्डिंग आपको फॉलो अप प्रोसीजर करना है। नेक्स्ट है इसी के अंदर कि इसका बैकग्राउंड क्या था। बैकग्राउंड ये द इम्पेटस केम फ्रॉम द एक्विटल ऑफ द काटावेली का एक्विटल हो गया था। एक डेथ रो का कन्विक्ट था ये, ठीक है, यानी कि डेथ रो में बैठा था कि इसको तो प्रॉपर्ली डेथ पेनल्टी होगी ड्यू टू अनरिलायबल डीएनए एविडेंस। पर इसका डीएनए एविडेंस बहुत ज़्यादा अनरिलायबल नेचर का था, जिसके जो क्यों हुआ, क्योंकि प्रॉपर कलेक्शन नहीं हुआ, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन नहीं करा गया। ये सारे क्रिटिकल लैप्सेस थे जिस कारण ढंग से या तो कस्टडी नहीं करी आपने ये सब चीज़ों की, स्टोरेज ढंग से नहीं था, सैंपल स्टोरेज को आपने ढंग से मेंटेन नहीं करा, लैब का फेलियर था ऑन वेरियस सबमिशंस एंड नेशन वाइड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट हमको देखने को मिली। अब ओपनिंग और टैंपरिंग ऑफ सैंपल्स
ठीक है, इज प्रोवाइडेड विदाउट ट्रायल कोर्ट की परमिशन, कि भाई आप सैंपल को ओपन या फिर आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते रिगार्डिंग एनीथिंग। अगर उसको वो करते हो आप तो फिर वो टैंपरिंग में कहलाया जाएगा। और एट द सेम टाइम टाइमली डिलीवरी ऑफ द फोरेंसिक लैब होना चाहिए। भाई फोरेंसिक लैब में आपको टाइमली उसकी डिलीवरी करनी है 48 आवर्स के अंदर, और उसकी चेन ऑफ कस्टडी बिल्कुल रजिस्टर होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर पुलिस डायरी मेंटेन होनी चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इशू, सुप्रीम कोर्ट अलाउ करता है सीक्रेट स्पाउसल की रिकॉर्डिंग। सीक्रेट स्पाउसल की रिकॉर्डिंग मैंडेटरी है, ठीक है, या फिर ऑप्शनल है, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई चैलेंज होगा, इस बारे में बात करता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास करा जुलाई 14, 2025, वेरी वेरी स्पेशल डेट, दैट सीक्रेटली रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन बिटवीन स्पाउसेस आर एडमिसिबल एज एविडेंस इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। कि भाई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, डाइवोर्स केस के रिगार्डिंग क्या स्पाउस की रिकॉर्डिंग करी जा सकती है कि नहीं, उस चीज़ के रिगार्डिंग बातचीत है। लीगल एसेस क्या है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन था, इस रूलिंग को ओवरटर्न कर दिया गया था, दैट हैड बार्ड सच रिकॉर्डिंग्स, कि भाई ये रिकॉर्डिंग जो है वो बार्ड हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिवेसी के ग्राउंड्स पे हम इसको टेस्ट करते हैं। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी व्यक्ति का राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट करता है इंडियन कॉन्टिनेंट में, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, मतलब यानी कि इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति एग्जिस्ट करेगा तो उस पर आर्टिकल 21 लगेगा। ये सारे सिटीजन्स की बात कर रहे हैं। अब स्पाउस जो है उनके पास भी आर्टिकल 21 है। एक स्पाउस दूसरे स्पाउस की बात रिकॉर्ड कर रही है तो गलती हो जाएगा ना। सेक्शन 122 क्या बोलता है इंडियन एविडेंस एक्ट का, कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी और स्पाउसल कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करते हैं बट मेक्स एन एक्सेप्शन फॉर सूट्स बिटवीन स्पाउसेस। बट स्पाउसेस की आपसी कुछ है, मतलब अगर मैंने अपने स्पाउस को कुछ बताया तो वॉर में एक ही यूनिट है और इनके रिगार्डिंग की कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो स्पाउस जाके इस चीज़ के रिगार्डिंग टेस्टिमनी दे देगा, ये तो गलत हो जाएगा। तो मतलब उन दोनों को एक ही यूनिट माना जाता है, बट उनके बीच की आपसी कोई डिस्प्यूट हो उसका एक एक्सेप्शन है, यानी कि उसके रिगार्डिंग वो लोग एक दूसरे के रिगार्डिंग कुछ कुछ बोल सकते हैं, उनकी कम्युनिकेशन के बारे में चीज़ें साझा कर सकते हैं। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है पर एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है, और उसको बैलेंस भी मेंटेन करना है रिगार्डिंग राइट टू फेयर ट्रायल। सेक्शन 13 क्या बोलता है हिंदू मैरिज एक्ट का, बोलता है ग्राउंड्स फॉर डाइवोर्स एंड इंक्लूडिंग क्रूअल्टी। भाई क्रूअल्टी एक वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13। और क्रूअल्टी प्रूफ कैसे करी जाएगी, यहाँ पे एक पार्टी एक स्पाउसल रिकॉर्डिंग से प्रूव करना चाह रहा है। केस ओरिजिनेट होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से, जिसका नाम है विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। केस के नाम याद नहीं करना पर कॉन्टेक्स्ट समझो। वेयर द हस्बैंड सबमिटेड सीक्रेटली रिकॉर्डेड फोन कॉन्वर्सेशन, कि भाई सीक्रेटली रिकॉर्ड करा है फोन कॉन्वर्सेशन को, जिसके कारण उसको मेंटल क्रूअल्टी का सामना करना पड़ा, उसे सबमिट करा है इसको एज अ मेंटल क्रूअल्टी। फैमिली कोर्ट ने एडमिट कर लिया एविडेंस। हाउएवर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई ये तो गलत है, ये तो प्राइवेसी का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया फैमिली कोर्ट का ऑर्डर कि जो सच रिकॉर्डिंग्स है ये थर्ड पार्टी अकेन टू अ थर्ड पार्टी विटनेस एंड एडमिसिबल इफ रिलेवेंट। अगर ये रिलेवेंट है, ऑथेंटिक है, वेरीफाई करी जा सकती है तो बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग वैलिड हो जाएगी स्पाउसल के कनेक्शन के रिगार्डिंग। इट्स एम्फसाइज्ड दैट द प्रेजेंस ऑफ सीक्रेट रिकॉर्डिंग इंडिकेट्स इरोजन ऑफ मैरिटल ट्रस्ट। आप रिकॉर्डिंग ही कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपका मैरिटल ट्रस्ट जा चुका है, ठीक है। तो इसलिए अब इस शादी को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। द कोर्ट आउटलाइन की कंडीशंस फॉर एडमिसिबिलिटी इंक्लूडिंग रेलेवेंस, स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिसिटी एंड अक्यूज राइट टू चैलेंज। मतलब सारी चीजें हैं, दूसरा व्यक्ति इस चीज को चैलेंज भी करेगा। एट द सेम टाइम इस चीज की ऑथेंटिसिटी को भी देखा जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीकर की भाई बोल कौन रहा है, प्रॉपर फोरेंसिक एनालिसिस होगा हर चीज का। एंड यही चीज हमने इस केस के अंदर देखी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू, दैट इज रेडी टू बिहार का इलेक्टोरल रोल्स का रिफॉर्म की जो रिवीजन हो रहा है, क्या जस्टिफाइड मैनर में है। आर्टिकल 326 के बारे में बातचीत है। अब आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग बात करी हमने। अब आर्टिकल 326 बात करता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कि हर व्यक्ति का एक यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। हर व्यक्ति जो कि एज कर चुका है 18 ईयर्स का, वो अबव 18 ईयर्स या मिनिमम आपका 18 ईयर्स की रिक्वायरमेंट है, और इसके ऊपर अगर करना चाहते हैं तो बिल्कुल तब भी रजिस्टर कर सकता है और वो लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड ही इज सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, बिल्कुल वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड भी हो जाएगा ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली बिहार के अंदर एक स्पेशल SIR करा है। अभी जो स्पेशल SIR है ये किस बारे में बात करता है भाई? स्पेशल SIR बेसिकली स्टेट इलेक्शंस के रिगार्डिंग है कि यार आपके जो स्टेट इलेक्शन के जो रूल्स हैं उसमें हम कुछ ना कुछ अपडेशन करेंगे, कुछ ना कुछ न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब बेसिकली बिहार के अंदर ये जो अपडेशन हो रहा है वोटर लिस्ट का, रजिस्टर कर रहे हैं न्यू वोटर्स, रिमूव कर रहे हैं डुप्लीकेट या इनएलिजिबल एंट्रीज, ये क्यों करा जा रहा है? ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। पर ऑपोजिशन इसमें ये कह रहा है कि आप इसकी आड़ में बहुत सारे लोग जो है, जो वैलिड वोटर्स है, उनको निकाल रहे हो, गलत तरीके से आप इसका रिविजन कर रहे हो। एंड ये आप डेमोक्रेसी के अच्छा इंस्टीट्यूशन जो है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब तक नहीं होंगे तब तक आगे चीज़ें कैसे बढ़ेंगी? तो वही है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन के ये क्या कर रहे हैं, ये तो गलत है और SIR का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब लीगल एनालिसिस क्या है? आर्टिकल 320। देखो सिंपल चीज़ है, कोई भी चीज़ का पॉलिटिकल एनालिसिस हमें पता होना चाहिए टू गेट द ग्रास्प ऑफ इट, कि भाई
चल क्या रहा है देश में, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना हमारे क्वेश्चंस में। आर्टिकल 326 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिशेस अडल्ट सफरेज एज द बेस फॉर इलेक्शंस, इंश्योरिंग कि भाई यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, हर व्यक्ति का इक्वल अधिकार है वोट डालने का अगर वो 18 साल के ऊपर रजिस्टर कर चुका है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, प्रोवाइड्स इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन एंड कंडक्ट फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि आप क्या करेंगे भाई, आप इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन करेंगे और नए फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करेंगे। अगर ये फ्रेमवर्क स्टैब्लिश नहीं करा है आपने तो उस फ्रेमवर्क से चलेंगे जो एमसीसी में ऑलरेडी चल रहा है। नेक्स्ट है एमसीसी मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन दी है किसी भी व्यक्ति विशेष के रिगार्डिंग। बिहार का जो इलेक्ट्रोल रिकॉर्ड इलेक्ट्रोल रोल था वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट है आफ्टर 2003। तो 2003 के बाद अब जाके अपडेशन हो रहा है बिहार के अंदर। तो सिंस देन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, माइग्रेट कर चुके हैं बहुत सारे लोग, न्यू वोटर्स रीच कर चुके हैं नई वोटिंग एज में, और इसलिए रिवीजन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एसआईआर तो इंपॉर्टेंट है ही, बट रिमूविंग डिजीज्ड duplicate voters and adding new entrants is the primary objective of this very SIR. However, the process sparked allegations of disenfranchisement with opposition parties and activists criticizing the stringent documentation requirement that may exclude vulnerable population. कि आपका डॉक्यूमेंटेशन इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर का है कि आप मेजर वोटर लोग को तो डिस्क्वालीफाई ही कर दे रहे हो। पिटीशन फाइल हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज करने के लिए कि आइडेंटिफिकेशन को प्रोसेस को कि ये बर्डनसम है कि नहीं, तो कोर्ट अभी इस मैटर को सुनेगा। 326 के बारे में है, और 326 की जो 21 साल की वोटिंग जो एज थी वो 18 साल पे कर दी गई आफ्टर द 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 1988 का एक्ट था। क्या अमेंडमेंट की डेट और अमेंडमेंट का नंबर याद रखना और क्या हुआ था याद करना, बिल्कुल याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है बर्थ रजिस्ट्रेशन ट्रेंड्स, कि भाई बर्थ रजिस्ट्रेशन जो ट्रेंड्स हैं बिहार के अंदर उसके बारे में क्या बातचीत है। तो बर्थ रजिस्ट्रेशन एक लीगल राइट है, ठीक है, अंडर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ 1969 एक्ट। ये जो 1969 का एक्ट है इसके अंदर आपका एक लीगल राइट है बर्थ को रजिस्टर करा लेना। टाइमली रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टैब्लिश करता है कि सोशल बेनिफिट्स हर व्यक्ति को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। बिहार जो है वो लेगेसी रखता है किस चीज के रिगार्डिंग, अंडर रजिस्ट्रेशन, मतलब बिहार हमेशा अंडर रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है। अब इस चीज के रिगार्डिंग होगा क्या, ये एक्सपीरियंस करता है एक स्टडी प्रोसेस एंड अमेंड इवॉल्विंग लेजिस्लेटिव मैंडेट डिजिटल रिफॉर्म्स एंड पॉलिटिकल स्क्रूटिनी, मतलब पॉलिटिकल स्क्रूटिनी में इसको बिल्कुल देखा जाएगा। आप हमेशा अंडर रिपोर्टिंग करते हैं रिगार्डिंग बर्थ्स, हमेशा अंडर रिपोर्टिंग करते हैं चीजों के रिगार्डिंग, तो ये गलत है। अब ना लीगल प्रोविजंस क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बिहार रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969 ये कहता है गवर्न्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कंपेल्स हॉस्पिटल एंड लोकल अथॉरिटी टू रिपोर्ट विद इन 21 डेज, मतलब आपको रिपोर्ट करना है लोकल अथॉरिटीज को 21 डेज के अंदर अगर किसी व्यक्ति की बर्थ या डेथ होती है तो। 2023 का अमेंडमेंट ये कहता है कि आपको मैंडेटरी डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए उन व्यक्ति के जो कि अक्टूबर 1, 2023 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है। इसके की टेक अवेज हम बाद में समझेंगे, लेकिन बिहार ने हमेशा लैग करा है। 3.7 बर्थ जो थी वो रजिस्टर हुई थी बिहार के अंदर 2000 के अंदर। स्टेट ने इंप्रूव करा है 71% तक और टाइमली रजिस्ट्रेशन करा इन 2022, येट 10% ऑफ द इंडियन बर्थ रिमेन अनरजिस्टर्ड, 10% ऑफ द इंडियन बर्थ अभी भी अनरजिस्टर्ड ही है। 2023 के अंदर डिजिटाइजेशन जो ड्राइव हुई उसके अंदर SIR आया फॉर इलेक्ट्रल रिकॉर्ड, जिसने मैंडेटरी कर दिया बर्थ सर्टिफिकेट को फॉर दोज बोर्न आफ्टर December 2। जो लोग December 2, 2004 के बाद पैदा हुए हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, जिससे टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट और लीगल शिफ्ट भी हमने देखी गई। क्रिटिक फियर करते हैं कि SIR जो है वो ब्रॉडर सिटीजनशिप वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग, NRC के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें गलत कर सकता है, ठीक है। अब आपको समझना क्या है, समझना ये है कि 1969 का एक्ट जो था वो इनैक्टमेंट था रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट। 2000 में बिहार के ने 3.7 रजिस्ट्रेशन रेट को रिकॉर्ड करा, नेशनल एवरेज 56.2 था और बिहार का बहुत ज़्यादा कम था। अंडर रिपोर्टिंग लेगेसी, नाउ 2005 के अंदर बिहार रजिस्ट्रेशन जो था वो 16.9 से हुआ, थोड़ा धीरे धीरे करके इंक्रीज हुआ। 2022 के अंदर 71% रजिस्टर हो गया 21 डेज के अंदर और इंप्रूव हो गया कंप्लायंस। 2023 के अंदर मैंडेटरी डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर हुए अक्टूबर 1, 2023 की बाद की बर्थ के बाद। 2024 के अंदर SIR ने मैंडेट कर दिया कि बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए आपके पास December 2, 2004 के बाद जो भी इंसान पैदा हुआ है तो ये थी बिहार की बात। अब OBC के सर्टिफिकेट की गाइडलाइन देख लेते हैं कि OBC के सर्टिफिकेट की जो गाइडलाइन है उसको चैलेंज करा गया है सिंगल मदर के द्वारा, मतलब फॉर सिंगल मदर्स का चैलेंज। अभी क्या है बेसिकली द इशू सेंटर्स ऑन वेदर चिल्ड्रन ऑफ सिंगल मदर, जो सिंगल मदर के जो बच्चे हैं और मदर क्या कौन सी कास्ट है, OBC से, क्या वो क्लेम कर सकते हैं OBC का स्टेटस मम्मी के सर्टिफिकेट के बेसिस पे। तो इसमें पेट्रीलिनियल जो रूल्स है, क्योंकि इंडिया जो है वो पेट्रीलिनियल या पेट्रियार्कल सोसाइटी में बिलोंग करता है और इंडिया इसी चीज़ में आगे अपना
डेवलपमेंट करता आ रहा है। तो इंडिया की इस चीज़ के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है कि एग्जिस्टिंग गाइडलाइन जो है वो इफेक्टिवली एक्सक्लूड करता है उन चिल्ड्रन को जो कि सोनली ओबीसी मदर्स के द्वारा रेज करे गए हैं, अनलेस उनके पिताजी का कोई प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता, जिसके कारण जेंडर इक्वालिटी के रिगार्डिंग कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड 1421 बोलता है राइट टू इक्वालिटी एंड 21 बोलता है पर्सनल लिबर्टी के रिगार्डिंग। प्रेसिडेंट्स ये हैं रमेश भाई दादा भाई नायका वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2012। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज करा फ्लेक्सिबिलिटी इन कास्ट इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी, और अपील करा कि चिल्ड्रन जो है वो एससी एसटी जो मदर्स के द्वारा, सिंगल मदर्स के द्वारा जो है वो बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं, कैन क्लेम थ्रू द मदर इन स्पेशल सर्कमस्टेंस में बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। और ये इस केस से बोला था, मतलब एससी एसटी के जो सिंगल मदर है उनके सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड है, पर ओबीसी केस में नहीं है। अब करंट गाइडलाइंस क्या है? प्रीडोमिनेटली डिमांड कास्ट फ्रॉम द पेट्रल लाइन, मतलब आपके पिताजी की जो लाइन है, अगर आपके पिताजी नहीं है तो यहाँ पे उसकी चीज़ के रिगार्डिंग कोई रेमेडी नहीं थी। तो ये कि पिताजी के रिगार्डिंग आपके ओबीसी का वेरिफिकेशन होना चाहिए, माता जी के रिगार्डिंग ओबीसी के वेरिफिकेशन की एज सच कुछ रिक्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे एज अ मैंडेटरी इफेक्ट से उसको नहीं अपनाया गया, पर एससी एसटी के रिगार्डिंग अपना लिया और ओबीसी के रिगार्डिंग नहीं किया। तो वही चीज़ चैलेंज करी जा रही है कि अगर सिंगल मदर बच्चे को रेस कर रही है तो उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। अब हुआ कहाँ से, बैकग्राउंड देख रहे हैं। द मदर रीच द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर सिंगल मदर्स इंक्लूडिंग अ रिटायर्ड दिल्ली स्कूल टीचर, रिटायर्ड दिल्ली स्कूल टीचर थी जिसको ओबीसी का सर्टिफिकेट डिनाई हो गया, उसके बच्चों को डिनाई हो गया, मतलब उनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट था, उनके बच्चों के पास नहीं था ड्यू टू लैक ऑफ पैटर्नल डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि पिताजी के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। 2024 गुवाहाटी हाई कोर्ट के डिसीजन ने, जो कि नाम था श्रीमती मॉनसून बरकाकोटी वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, केस का नाम याद रखना, बस कॉन्टेक्स्ट समझना है। मार्क्ड अ शिफ्ट रिकॉग्नाइजिंग अ चाइल्ड्स लिव्ड एक्सपीरियंस, कि बच्चे का जो लिव्ड एक्सपीरियंस था वो कैसा था, एंड परमिटिंग ओबीसी इनहेरिटेंस बाय मदर, और इसलिए इस 2024 के गुवाहाटी हाई कोर्ट के डिसीजन के केस ने ओबीसी इनहेरिटेंस को बिल्कुल वैलिडली करार दिया। जून जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने सिग्नल कर दिया इंटेंट रिगार्डिंग रीफ्रेम गाइडलाइंस नेशन वाइड, कि आपकी जो गाइडलाइंस है बिल्कुल रीफ्रेम होना चाहिए, जो गैप है ये फुलफिल होना चाहिए। ये रही इसकी टाइमलाइन, आप ब्रीफली इसको देख लीजिए एंड लॉ ग्रिड से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है एक्सेस टू जस्टिस, कि एक्सेस टू जस्टिस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि भाई पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको एक्सेस टू जस्टिस मिल पा रहा है कि नहीं, या उस चीज़ के रिगार्डिंग हमने एक छोटा सा आर्टिकल आपके सामने प्रस्तुत करा है। अब एक्सेस टू जस्टिस के बारे में हमारा एक एक्ट है हमारे पास, वो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, जो इंडिया का जस्टिस सिस्टम जो है उसके बारे में बात करता है। बेसिकली इंडिया का जस्टिस सिस्टम लार्जली इनएक्सेसिबल है उन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। अब ये जो सिस्टमिक बैरियर्स हैं वो क्या है भाई? सिंपल सी चीज़ है, पुअर इंप्लीमेंटेशन की बातचीत है। सो बेसिकली एक रीसेंट रिपोर्ट आई बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक की, जिसका नाम था पैक्टा, ठीक है, जिसने हाईलाइट करा कि ये जो एक्सक्लूजन है ये मैनिफेस्ट इन पुलिस, ये कौन कौन करता है, एक्सक्लूड कौन करता है, कौन सी एजेंसीज करती है? पुलिस करते हैं, प्रिजन्स करते हैं, कोर्ट करते हैं और लीगल एड इंस्टीट्यूशंस करते हैं, जो कि सीवियरली अंडरमाइन करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी व्यक्ति के राइट्स का, जो कि स्पेशली डील करता है आर्टिकल 14 से एंड आर्टिकल 39A से, दैट इज एक्सेस टू जस्टिस, जो कि वन ऑफ द इंट्रिंसिक राइट है, हमारा इन्फर्ड राइट है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब प्रोएक्टिव मूव क्या हुआ? यूपी ने इनिशिएट कर दिए मोबाइल कोर्ट्स, जहां आप वहां हमारा कोर्ट पहुंच जाएगा, यानी कि आप नहीं मूव कर पा रहे पर कोर्ट मूव कर सकता है, बिल्कुल ऐसे वैन्स में कोर्ट मूव कर सकते हैं। 9 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लाओ करा राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रेमवर्क के अंदर, और सक्सेसफुली रिजॉल्व कर दिया 677 ग्रीवेंसेस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को सॉल्व करा यूपी ने, वेरी गुड। लैंडमार्क इन ब्रिंगिंग जस्टिस क्लोजर टू पीडब्ल्यूडी, ये आपके लिए बहुत अच्छा फैक्ट बन सकता है। अब राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है वो मैंडेट करता है कि कोई व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, रीजनेबल अकोमोडेशन दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, और इंक्लूडिंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स भी करी जाएंगी। इसलिए अब हम देखते हैं कि स्टेट जुडिशरी जो होता है उसके अंदर राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के तहत रिजर्वेशन होता है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 14 एंड 21 इसके अंदर ब्रीच हो रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति को इक्वालिटी का अधिकार है और यहाँ पे उसकी डिग्निटी को भी हैम्पर हो रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है हमारे पास, UNCRPD है जो गाइड करता है कि इंक्लूसिव फ्रेमवर्क, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब ये जो कहानी है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है पैक्टा से। ये जो रिपोर्ट है, जो रिसेंट बेंगलुरु बेस्ड थिंक टैंक ने रिपोर्ट करी थी, उस रिपोर्ट के कारण की कहानी शुरू होती है। भाई सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंटेशन जब तक किसी चीज़ का प्रॉपर तरीके से नहीं होता, सारे सेकेंडरी सोर्सेज सारे प्राइमरी सोर्स को मिला के, तब तक उस चीज़ की बात की वैल्यू नहीं होती। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो रिपोर्ट ने ये बोला कि एक क्रिटिकल है, ठीक है। द रिपोर्ट रिवील्स अ क्रिटिकल लैक ऑफ डिसएग्रीगेटेड डेटा ऑन, मतलब उनके रिगार्डिंग जो डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा डिसएग्रीगेटेड है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ डेटा है, ठीक है। इंटरेक्टिंग विद द जस्टिस सिस्टम, मतलब उनके रिगार्डिंग कोई डेटा मैनेजमेंट ही नहीं है।
ये हिंडर करता है इफेक्टिव पॉलिसी और अकाउंटेबिलिटी। फिजिकल एक्सेसिबिलिटी जो है वो लैकिंग है मेनी कोर्ट्स के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर, पर्सन विद लिमिटेड डिजिटल एक्सेस के अंदर और कंपाउंडिंग एक्सक्लूजन के अंदर। सेंसिटाइजेशन और ट्रेनिंग जो है डिसेबिलिटी राइट्स के रिगार्डिंग फॉर जस्टिस पर्सनल रिमेन इनएडिक्वेट और बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट नेचर की है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है जो जस्टिस सेक्टर के अंदर, और बिल्कुल इनको जस्टिस सेक्टर के अंदर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना ही मिलना चाहिए। रिपोर्ट्स की सारे गाइडलाइंस हैं। अब पॉइंट यही है कि पैक्टा की स्पाइनिंग रिपोर्ट्स से जो पब्लिश हुआ उसने डेटा गैप्स और बैरियर्स दिखाए। अब गवर्नमेंट को करना क्या है, इसी के रिगार्डिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क करना चाहिए। जनरल नॉलेज। मूविंग ऑन, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर वुमेन को राइट दे दिया मैरिज के अंदर। भाई साहब क्या गजब चीज कर दी, मतलब आप किसी ट्रांस व्यक्ति को राइट दे रहे हो किसी व्यक्ति के साथ कोहैबिटेट करने का। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने जून 16, 2025 को डिलीवर करा एक सिग्निफिकेंट जजमेंट reaffirming the legal identity and rights of transgender women within the ambit of Indian family and criminal law. It ruled that transgender women in heterosexual marriage has a legal right to file a dowry harassment. एक ट्रांसजेंडर वुमेन जो है, जो एक शादी में है, जो कि हेट्रोसेक्सुअल नेचर की है, मतलब एक ट्रांसजेंडर वुमेन, एक ट्रांस वुमेन और एक मेल पर्सन, दोनों विवाह के संबंध में आ जाते हैं, ठीक है, और वो इस शादी के अंदर रहते हैं, एक हेट्रोसेक्सुअल मैरिज के अंदर रहते हैं, तो उसका लीगल राइट बनता है कि आप मुझसे डाउरी नहीं मांग सकते हो। सेक्शन 498 की कंप्लेन बिल्कुल बाकायदा वो कर सकती है। नाउ द कोर्ट एक्सप्लिसिटली रिजेक्टेड द नैरो नोशन कि भाई ये जो वुमेनहुड है ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल होना चाहिए या रिप्रोडक्टिव होना चाहिए, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की बेस पे होना चाहिए कि जो रिप्रोड्यूस कर सकता है बायोलॉजिकली जो वुमेन है उसी को वुमेन की तरह ट्रीट किया जाएगा और किसी व्यक्ति को वुमेन की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो ये कोर्ट ने बोला कि ये गलत है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट थोड़ा प्रोग्रेसिव काइंड ऑफ हाईकोर्ट है। 498A क्या बोलता है आईपीसी का? 498 आईपीसी का ये कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट, अब ये जो व्यक्ति है पर्टिकुलरली वुमेन है, आप वुमेन के अगेंस्ट क्रूअल्टी नहीं कर सकते हो। अगर आप क्रूअल्टी करते हो, डाउरी हरासमेंट करते हो, तो बिल्कुल हस्बैंड उसके रिलेटिव्स को सजा मिल सकती है। मूविंग ऑन, 14, 15, 21 ये बोलता है, गारंटी करता है इक्वालिटी, प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन एंड अपहोल्ड द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, कोई व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा। 15 और 14 बोलता है राइट टू इक्वालिटी, और 21 बोलता है हर व्यक्ति की लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी है, आप उसको हैम्पर नहीं कर सकते। नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 क्या बोलता है? ये बोलता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन का राइट है रिगार्डिंग सेल्फ आइडेंटिफिकेशन और जेंडर एंड रिसीव इक्वल लीगल प्रोटेक्शन। नालसा बोलता है कि हर जेंडर की इक्वल लीगल प्रोटेक्शन वो रिसीव करता है अगर वो बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है, ठीक है, और ट्रांसजेंडर पर्सन के पास वो राइट हो जाएगा रिगार्डिंग सेल्फ आइडेंटिटी। आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करते हैं और हमने नालसा का जजमेंट एज अ लैंडमार्क जजमेंट देखा इस चीज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉन्ट्रोवर्शियल एक्ट है जिसकी मैं क्लास भी लेता हूं, जिसका नाम है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनस राइट एक्ट। अभी जो ट्रांसजेंडर पर्सनस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो है 2019 का, ये रिकॉग्नाइज तो करता है ट्रांसजेंडर के रिगार्डिंग राइट्स, पर कितने राइट्स हैं जो लोगों को मिल पाते हैं? तो बायोलॉजिकल ट्रेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रेट्स के रिगार्डिंग चीजें नहीं हो सकती। तो रिकॉग्नाइज सेल्फ पर्सन आइडेंटिटी, जैसे आप हैं आपकी उस आइडेंटिटी को हम रिकॉग्नाइज करेंगे विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रेट्स, बिना कोई रिक्वायरमेंट की बायोलॉजिकल ट्रेट्स के, बिना कोई सर्जरी के आपको हम जैसे आप हैं वैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। नालसा के जजमेंट को हमने इन्फोर्स कर दिया। बैकग्राउंड क्या था? बेसिकली केस इन्वॉल्व करता है एक पोकाला सवाना, एक ट्रांसजेंडर वुमेन जो है जो मैरिज कर लेती है विश्वनाथ कृष्ण मूर्ति से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत या हिंदू राइट्स के तहत। हिंदू मैरिज एक्ट भी ना बोले, हिंदू राइट्स बोले। हिंदू राइट्स मतलब हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेती। अब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत क्यों नहीं बोल सकते भाई? सिंपल चीज़ है, हिंदू मैरिज एक्ट में बोलता है मैन वुमेन हस्बैंड वाइफ, और वो एक पुराने जेंडर स्टीरियोटिपिकल रूल्स पर चले जाता है, इसलिए हम बोलते हैं हिंदू रीति रिवाज से शादी करी 2019 के अंदर, और बाद में एलिगेशन फेस करे क्रूअल्टी और डाउरी के डिमांड्स के रिगार्डिंग। अक्यूज ने चैलेंज कर दिया कंप्लेन को और कंप्लेन की मेंटेबिलिटी को, ठीक है। अक्यूज मतलब वो जो हस्बैंड था, ये ग्राउंड्स पे कि सवाना जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज ही नहीं होती वुमेन, पहले तो शादी कर ली और बाद में बोलता है ये तो वुमेन की डेफिनेशन नहीं आती, ये कहाँ से आ जाएगी, ये व्यक्ति मेरे खिलाफ कैसे कंप्लेन फाइल कर सकता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया इस आर्गुमेंट को, बोला कि ट्रांसजेंडर वुमेन बिल्कुल एंजॉय करती है रिगार्डिंग वुमेन उनके राइट्स और डोमेस्टिक और क्रिमिनल लॉस सारे के सारे प्रोटेक्शन, एंड दस कोर्ट हाउएवर क्वाश द स्पेसिफिक कंप्लेंट, वो स्पेसिफिक कंप्लेंट को कोर्ट ने क्वाश कर दिया फॉर लैक ऑफ डिटेल एविडेंस, क्योंकि उसके रिगार्डिंग कोई एविडेंस नहीं था, बट ये बोला कि एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए रिगार्डिंग राइट्स एंड गार्डिंग अगेंस्ट द मिसयूज। तो काफी ज्यादा लैंडमार्क केस लॉ था ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का। नेक्स्ट वी हैव इज सुप्रीम कोर्ट एडॉप्शन ऑफ रोस्टर सिस्टम फॉर SC/ST अपॉइंटमेंट। अब ये होता क्या है, क्या हुआ बेसिकली, आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। अब भाई सिंपल सी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो चीफ जस्टिस करंटली ऑफ इंडिया है BR गवई, उसकी लीडरशिप के अंदर बेसिकली फर्स्ट टाइम एक स्ट्रक्चर्ड रोस्टर सिस्टम निकाला है रिगार्डिंग इम्प्लीमेंट रिजर्वेशन फॉर SC/ST के रिजर्वेशन के लिए, स्टाफ रिक्रूटमेंट और प्रमोशन के लिए। अब ये फ्लो जो है दिस फॉलोज कॉल्स फ्रॉम सीनियर एडवोकेट्स। अब ये जो है वो आ कहाँ से रहा है, सीनियर एडवोकेट की तरफ से आ रहा है बेसिकली, ठीक है।
और ये बताता है कि लॉन्ग ओवर ड्यू अलाइनमेंट ऑफ द कोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, की कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में नॉन अलाइनमेंट था बहुत टाइम से, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग इसको अलाइन करा गया है रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। नाउ ये जो रोस्टर सिस्टम है ये डिजाइन इसलिए करा गया है टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट, कि भाई सबका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोस्ट हो, मतलब पोस्ट सबको इक्वली मिले, ड्यूटी सबकी इक्वली हो, रिजर्वेशन के राइट्स को भी रिकॉग्नाइज करें हम सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर और बैकलॉग फिलिंग, कि भाई बैकलॉग फिलिंग करेंगे हम SC/ST एम्प्लॉइज की, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, बस कुछ कंडीशंस फुलफिल हो जानी चाहिए। ये एक लैंडमार्क केस लॉ है, RK सबरवाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 टू सुप्रीम कोर्ट 745। ये होता है साइटेशन आपका, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, याद तो इसको भी नहीं करना, पर किसी भी पुरानी लीगल जो किताब है जो छपती है सुप्रीम कोर्ट के जर्नल्स हैं उसमें आपको इस चीज के अकॉर्डिंग ट्रैक डाउन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट रूल्स अंडर आर्टिकल 146 सब क्लॉज 2 एम्पावर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग द सर्विस कंडीशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसके पास पावर है कि वो सर्विस कंडीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ के रिगार्डिंग उसको ट्रिम डाउन कर सकता है, उसके रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकता है। नाउ ये जो कहानी है, कहानी का बैकग्राउंड क्या है? डिस्पाइट 1995 सबरवाल के जो डायरेक्टिव थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैड नॉट इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड रिजर्वेशन रोस्टर्स इंटरनली, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनली इन रिजर्वेशन रोस्टर्स को नहीं माना अंटिल 2025। अब द न्यू सिस्टम एन्यूमरेटेड 1 to 8 पोस्ट, न्यू सिस्टम ने 1280 पोस्ट के रिगार्डिंग कुछ बातचीत करी है, जैसे जूनियर कोर्ट अटेंडेंट्स, असिस्टेंट और अदर स्टाफ के रोल्स, जो कि जिसके अंदर क्लियर कोटा है 15% पोस्ट जो है वो SC के लिए होंगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली, 15% पोस्ट SC के लिए, 7.5 ST के लिए और बाकी जो है रिमाइंडर वो जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। रोस्टर अप्लाई करता है बोथ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशंस, दोनों ही प्रकार की चीज़ों पर अप्लाई होता है, एंड OBC का रिजर्वेशन जो है वो करेंटली इंक्लूडेड है, बट बाद में जरूरी नहीं कि वो फॉलो हो, में फॉलो लेटर रिफॉर्म्स। तो ये था आपके रिगार्डिंग को चीज। अब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई जी सेकंड चीफ जस्टिस हैं जो शेड्यूल कास्ट से हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट इन द लाइन वी हैव बॉम्बे हाई कोर्ट की रूलिंग दैट पॉश एक्ट, जो पॉश एक्ट है दैट डज नॉट अप्लाई टू वुमेन एडवोकेट्स, पॉश एक्ट वुमेन एडवोकेट्स पे नहीं लगता। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिसेंट रूलिंग करी है UNS वुमेन लीगल एसोसिएशन वर्सेस BCI 2025 दैट सेक्सुअल हरासमेंट जो होगा वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेस एक्ट 2013, इसके एक्ट के तहत जो सेक्सुअल हरासमेंट जो आपका एक्ट है 2013 का पॉश एक्ट जिसको हम बोलते हैं, ये एक तरह से सिस्टर लॉ है पॉक्सो का, ठीक है। इस एक्ट के तहत वुमेन पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और किस वुमेन पे? वुमेन एडवोकेट्स पे अप्लाई नहीं होगा। फाइलिंग कंप्लेंट्स अगेंस्ट फेलो एडवोकेट्स, जो अपने फेलो एडवोकेट्स के अगेंस्ट केस फाइल करती है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, ठीक है, उनका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है वैसा, ठीक है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन एडवोकेट्स एंड बार काउंसिल, और कोई एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है किसका? अच्छा, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे फीमेल एम्प्लॉय है और एक सीनियर एडवोकेट है कोई, ठीक है, मेल पर्सन, तो इनके खिलाफ कंप्लेंट। पॉइंट ये है बिटवीन एडवोकेट्स एंड बार काउंसिल, इनके बीच में कोई एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। दिस डिसीजन हैज स्पार्क डिबेट एज इट एक्सक्लूड्स वुमेन लॉयर्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर्ड प्रोटेक्शन, क्योंकि वुमेन जो है वो इस प्रोटेक्शन के अंदर नहीं आ सकती। कैसे हो सकता है पॉश एक्ट के अंदर? लीविंग देम रिलायंट ऑन द लेस कॉम्प्रिहेंसिव डिसेबिलिटी, जिसके कारण वो पुराना जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 का है उसके प्रोविजन के थ्रू जाएंगी। द बॉम्बे हाई कोर्ट्स डिसीजन exposes a legal protection gap for women advocates facing sexual harassment by male colleagues। बेसिकली बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था वो एक्सपोज करता है एक लीगल प्रोटेक्शन का गैप जो वुमेन एडवोकेट्स को मिलना चाहिए रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट बाय द मेल कलीग्स। अभी हुआ कैसे, इसका बैकग्राउंड क्या है समझते हैं। द पिटिशनर सॉट डायरेक्शन फॉर बार काउंसिल टू कॉन्स्टिट्यूट परमानेंट IC। एक व्यक्ति ने बोला, फीमेल एडवोकेट ने बोला कि आपको परमानेंट IC यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी चाहिए वुमेन एडवोकेट्स के लिए, साइटिंग विशाखा गाइडलाइंस और पॉश एक्ट के तहत। कोर्ट ने कंक्लूड करा कि क्योंकि एडवोकेट जो है वो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स हैं और बिना किसी एम्प्लॉय रिलेशनशिप में आते हैं बार काउंसिल के, तो बार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके लिए IC बनाने की, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने की। इट अपॉइंटेड एट डिसिप्लिनरी कमिटीज जो है या डिसिप्लिनरी कंप्लेंट्स जो है, ठीक है, वो इंस्टेड प्रोसीड करनी चाहिए एडवोकेट्स एक्ट के तहत, जो लैक करता है बस टाइम बेस्ड इंक्वायरी नहीं हो सकती और नॉन रिटेलिएशन सेफगार्ड्स है इसके अंदर, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि वो एड्रेस नहीं करता हैरेसमेंट जैसे सीरियस नेचर की चीज़ों को, उसे प्रोफेशनल स्पेस की चीज़ों को देखा जाता है उसके अंदर। विशाखा गाइडलाइंस 1997 के अंदर आई थी। ये सुप्रीम कोर्ट के अर्ली डायरेक्टिव्स थे। जब पॉश एक्ट हमारे इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करता था तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोएक्टिव रोल निभाते हुए ये डायरेक्टिव्स रिलीज करे थे और वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट इसके अंदर कवर होता है।
एडवोकेट्स गवर्न होते हैं हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, और वो रेगुलेट करता है हमारे प्रोफेशनलिज्म को। और क्योंकि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए इसको आईसी मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदर कोर्ट जो है दिल्ली हाई कोर्ट, उसने डिफरेंट अप्रोच अपनाई है। उसने बोला कि हम पोर्टल बना रहे हैं रिगार्डिंग सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स जो लीगल वर्क प्लेस पे होती है। तो ये डिफरेंस है अलग अलग हाई कोर्ट्स के रिगार्डिंग, और अपने अपने मुद्दों को रिप्रेजेंट कैसे करते हो आप, और कैसे आपका हाई कोर्ट जो है वो कितना ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल निभाता है, कैसा नहीं निभाता। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इस कर्नाटका का मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ प्रोहिबिशन बिल। ये बिल किस बारे में बात करता है? ये बिल एक स्टेट लेवल लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट है क्रिमिनलाइज करने का, जो कि आप स्प्रेड करते हैं फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के ऊपर डिजिटल प्लेटफॉर्म में, उस चीज़ को काउंटर करने के लिए बिल है। बिल का बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार है कि बिल जो है वो फॉलो करता है जुडिशियल पुशबैक रिगार्डिंग आईटी रूल्स फॉर लैक ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट, कि भाई आईटी रूल्स है जो 2021 के हैं, वो लैक ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट के रिगार्डिंग चीज़ें खराब कर रहे हैं। मतलब हमारा जो बिल है वो ज़्यादा बेटर है और आईटी रूल 2021 जो बेकार है ना। बिल कंटिन्यू करता है रिगार्ड, अच्छा क्रिटिक्स जो है वो बोलते हैं कि बिल के अंदर लैक जुडिशियल सेफगार्ड्स हैं और सब्जेक्टेड टर्म्स यूज करते हैं, जैसे एंटी फेमिनिस्ट, डिसरिस्पेक्ट ऑफ सनातन सिंबल्स विच में सप्रेस डिसेंट, जिसके कारण डिसेंट जो कोई व्यक्ति एक्सप्रेस करना चाह रहा है या क्रिटिसिज्म बोलना चाह रहा है किसी व्यक्ति के खिलाफ, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाह रहा है, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो आप ये सारे जो है ये वेग टर्म्स हैं, एंटी फेमिनिस्ट, डिसरिस्पेक्ट ऑफ सनातन सिंबल्स, ये बिल के अंदर ऐसी कुछ टर्म्स हैं, ये गलत है। लेजिस्लेशन बोलता है कि हार्श पेनल्टीज हैं हमारे पास स्पीच रिलेटेड ऑफेंसेस के रिगार्डिंग। अच्छा, एग्जिस्टिंग डिफेमेशन या असॉल्ट लॉज भी इसमें कवर हो जाएंगे। बेसिकली द लेजिस्लेशन हार्श पेनल्टीज फॉर स्पीच रिलेटेड ऑफेंसेस एक्सीड एग्जिस्टिंग डिफेमेशन लॉज। तो मतलब जो एग्जिस्टिंग डिफेमेशन के रिगार्डिंग लॉज हैं, जो असॉल्ट के रिगार्डिंग ये जो चीज़ें हो रही है, वो सारे जो लॉज हैं उनसे भी ज़्यादा पनिशमेंट देता है ये वाला कर्नाटका वाला बिल। तो हमने एक स्पेशल लेजिस्लेशन बना दिया है, ठीक है, जिसके कारण कुछ कंसर्न रेज हो चुके हैं कि 14, 19 बने और 21। 19 बने मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 21 मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 14 मतलब आपके बीच पास में रैशनल इंटेलिजिबल डिफरेंशियल होना चाहिए, रीजनेबल बेसिस होना चाहिए, रैशनल नेक्सस होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल प्रॉपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर बिल खारिज हो जाना चाहिए। अब फेक न्यूज़ की डेफिनेशन क्या है, ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बकवास। ये पार्ट इंपॉर्टेंट ये इसलिए क्योंकि फेक न्यूज़ की डेफिनेशन होगा। फेक न्यूज़ मतलब फेक न्यूज़ इंक्लूड करेगा प्योरली फैब्रिकेटेड कंटेंट। फैब्रिकेटेड कंटेंट के अंदर कि भाई आपका जो कंटेंट होगा वो फैब्रिकेट नेचर का नहीं होना चाहिए, डिस्टॉर्टेड ऑडियो वीडियो फाइल, ठीक है, डीप फेक वाली चीज़ है, फॉल्स स्टेटमेंट, जानबूझ के क्लिप करेगा, ये कुछ चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ इसमें फेक न्यूज़ में आएंगी। एग्जाम्पशंस प्रोवाइडेड है, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये एग्जेम्प्टेड है, बट ये बहुत ही वेगली डिफाइंड है। प्रॉपर तरीके से डिफाइंड हो तो समझ में आए। अथॉरिटी इसमें किसकी है? रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो मिनिस्टर फॉर कन्नड़ा एंड कल्चर की है। जो मिनिस्टर है कन्नड़ा कल्चर, उनका प्रॉपर चेयरमैन टाइप ऑफ अथॉरिटी है, और इनके कारण दूसरे जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी भी अथॉरिटी है। सोशल मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इन्फोर्स करेंगे लॉज को। तो मतलब थोड़ी बहुत अनफेटेड पावर हम एग्जीक्यूटिव के पास में देख रहे हैं, कुछ ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है। पेनल्टीज हैं इसमें 7 ईयर्स तक की इम्प्रिजमेंट, मतलब आपने कोई फेक न्यूज़ फैलाई तो आपको 7 साल तक की सजा मिल सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना मिल सकता है। ये है कर्नाटका का मिस इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने वाला बिल। नेक्स्ट मुद्दा दैट वी हैव इज रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एआई कॉपीराइट डिस्प्यूट्स इन इंडिया की बात करते हैं 2024 से लेकर 2025 में। द राइज ऑफ जनरेटिव एआई हैज ब्रॉट कॉम्प्लेक्स लीगल चैलेंजेस, मतलब ये जो नया प्रकार का एआई आया है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो धीरे धीरे करके जो इवॉल्व हो रहा है, इसके कारण नई प्रकार के डिस्प्यूट्स आ गई है। जैसे एआई सिस्टम बन गए हमारे चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, डिफरेंट प्रकार के सिस्टम्स। ग्रोक भी आ गया है मार्केट के अंदर, डीप सीक भी है। तो ये सारे डिस्प्यूट जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली डेटा की थेफ्ट हो रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की थेफ्ट हो रही है। जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आपका कॉपीराइट का राइट एग्जिस्ट करता है, आपने प्रॉपर थरो रिसर्च करने के बाद चीजें करी और अब उस राइट का वायलेशन हो रहा है, ये तो गलत है ना। तो चैलेंज करा जाएगा इस चीज को कॉपीराइट एक्ट के अंदर 1957 में। नेक्स्ट है इसका बैकग्राउंड बात करता है लैंडमार्क 2024 के केस के बारे में, जो कि था ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस OpenAI। ANI ने केस कर दिया था OpenAI के अगेंस्ट। जिसका नाम पहले आता है वो पिटीशन होता है, जिसका नाम बाद में आता है वो रिस्पोंडेंट होता है। सो ANI ने एलिज करा अनऑथराइज्ड यूज ऑफ इट्स कॉपीराइटेड न्यूज, कि भाई उसकी जो कॉपीराइट न्यूज थी उस चीज को यूज कर लिया गया विदाउट प्रॉपर परमिशन लिए, किस चीज को ट्रेन करने के लिए, चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए। ये तो गलत हो गया, नहीं तो नाइंसाफी हो गई। इस चीज के रिगार्डिंग क्या करा एआई ने, बोला कि भाई हाई कोर्ट में हम केस फाइल करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट में केस हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट में केस एडमिट हो गया। नाउ द केस इन अर्ली 2025 हियरिंग्स आर ऑनगोइंग, मतलब केस जो था वो अर्ली 2025 में रजिस्टर हो गया एंड अब इसकी हियरिंग जो है वो चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्म करा एक एक्सपर्ट पैनल 2025 के अंदर ये रिव्यू करने के लिए कि जो कॉपीराइट एक्ट है
क्या ये सफिशिएंटली एड्रेस करता है एआई रिलेटेड कॉपीराइट चैलेंजेस को? अगर हाँ तो इसी के अंदर होगा, अगर नहीं तो रिकमेंड करेंगे हम अमेंडमेंट्स, न्यू प्रोविजंस। मतलब ये जो पैनल है, ये जो एक्सपर्ट पैनल है, ये बताएगा कि यार हमारा इंडियन कॉपीराइट फ्रेमवर्क जो है 1957 का जो एक्ट है हमारे पास, ये जो एक्ट है क्या ये सफिशिएंट है? अगर सफिशिएंट है तो ठीक है, इसी के अंदर देखेंगे जनरेटिव एआई और बाकी सब चीज़ों को। अब इसका लीगल एनालिसिस करते हैं। कॉपीराइट एक्ट 1957 का प्रोटेक्ट करता है आपकी ओरिजिनल लिटरेसी, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क और इन्फ्रिंजमेंट को, जो कि डील करता है कि भाई आपने अगर फेयर यूज़ करा है तो सेक्शन 52 के अंदर आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, पर फेयर यूज़ नहीं करा तो ये तो गलत है। नाउ इमर्जिंग गैप्स देखे गए हैं एआई के रिगार्डिंग। देखो पहले के ज़माने में एसिड अटैक तो नहीं होते थे, पर पहले के ज़माने में अगर एसिड अटैक जैसा कोई ऑफेंस होता था, एसिड अटैक जैसा कोई क्राइम होता था, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या प्रोटेक्शन थी? भाई सिंपल सी चीज़ है, आपने उसको ग्रीवियस हर्ट के अंदर रजिस्टर कर दिया। बाद में जब एसिड अटैक का ऐसा सेपरेट ऑफेंस बना दी तो उसकी अलग से ऑफेंस बना दी, ग्रीवियस हर्ट चार्जेस नहीं लगेंगे उस पर। वही पॉइंट है कि लॉ कभी भी परफेक्ट नहीं होता, लॉ को परफेक्ट सोसाइटी बनाती है। जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती जाती है वैसे लॉ धीरे धीरे करके इम्प्रोवाइज होता जाता है। अगर लॉ को इम्प्रोवाइज करना ही है तो सोसाइटी को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना पड़ेगा। पहले के ज़माने में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को राइट्स तो नहीं मिलते थे वोटिंग के, पर धीरे धीरे करके मिलने लग गए। उनको राइट ऑफ सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं था, पर धीरे धीरे करके मिलने लग गया। तो वही पॉइंट है, पहले एआई को हम काउंटर करने के लिए लॉ नहीं बना पाए थे क्योंकि एआई जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं थी। तो शायद इंडियन कॉपीराइट एक्ट इसमें फेल कर जाए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका क्या मानना है आप बताना। एंड सेक्शन 52 जो है वो डील के बारे में बात करता है कि भाई फेयर डीलिंग जो होगी, फेयर डीलिंग वही कि अगर आप एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, एकेडमिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, प्रॉपर साइटेशन देके तो आप यूज़ कर सकते हो। बट क्या लार्ज स्केल एआई ट्रेनिंग डेटा कवर होता है फेयर यूज़ के अंदर? यही चीज़ को डिस्कस करा है। बहुत ईजी है, बहुत ही प्यारा सा आर्टिकल है, पढ़ना। नाउ बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे के बारे में, जो है केरला हाई कोर्ट के बारे में। जो कि केरला हाई कोर्ट बोलता है कि केरला हाई कोर्ट फ्रेम्स एआई यूज पॉलिसी इन जुडिशरी। मतलब एआई का यूज किस हिसाब से किया जाएगा रिगार्डिंग जुडिशरी। आइए बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। अब केरला हाई कोर्ट ने जो कमान कसी है ये एआई के रिगार्डिंग कसी है, ठीक है। बेसिकली केरला हाई कोर्ट हैज फ्रेम्ड द फर्स्ट एवर कॉम्प्रिहेंसिव एआई यूज पॉलिसी, कि भाई पहली ऐसी हाई कोर्ट जिसने कॉम्प्रिहेंसिव एआई यूज पॉलिसी बनाई वो है केरला हाई कोर्ट। उसका नाम क्या है? पॉलिसी रिगार्डिंग द यूज ऑफ एआई टूल्स इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर कौन कौन से एआई टूल्स यूज किए जाएंगे, किस हद तक यूज किए जाएंगे, क्या पॉलिसी होगी। 19 जुलाई की डेट है। देखते हैं क्या बात करता है कि भाई आपको रिस्पॉन्सिबल यूज करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिगार्डिंग स्ट्रिक्ट एंड एथिकल ऑपरेशनल गाइडलाइंस। आपको बैलेंस करना है एआई के पोटेंशियल के रिगार्डिंग कि वो कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कर सके, केस का मैनेजमेंट अच्छा कर सके, पर जुडिशरी की इंटीग्रिटी को भी प्रिजर्व करना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी, फेयरनेस मेंटेन करनी, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। तो केरला ऐसा फर्स्ट इंडियन हाई कोर्ट है जो इशू करता है फॉर्मल एआई यूसेज की गाइडलाइंस रिगार्डिंग जुडिशरी। एआई टूल्स कवर करते हैं इंक्लूडिंग जनरेटिव एआई मॉडल्स जैसे चैटजीपीटी और जेमिनी, और पॉलिसी साइड करती है रिस्क लाइक एआई को हैलुसिनेशन हो जाता है जब वो प्रोड्यूस करता है इनकरेक्ट रिजल्ट्स, एआई हैलुसिनेट करने लग जाता है, बायस आउटपुट देने लग जाता है, और इसलिए उसका बहुत ही ज़्यादा कॉशियस यूज़ कर रहा है। तो ये बनाई थी आपकी केरला हाईकोर्ट ने पॉलिसी। नेक्स्ट जाते हैं गूगल एआई ओवरव्यू। तो गूगल एआई ओवरव्यू फेसेस EU एंटीट्रस्ट कंप्लेंट। बेसिकली गूगल का जो एआई, बोल रहा हूँ मैं, गूगल का जो एआई है, ठीक है, वो पावर्ड है समरीज के रिगार्डिंग। ये जो एआई पावर्ड समरीज हैं जिसको बोलते हैं एआई ओवरव्यूज, ये कम अंडर आते हैं। ये आते हैं किसके अंदर? एंटीट्रस्ट स्क्रूटिनी के अंदर बाय कोलिशन ऑफ इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स इन यूरोपियन यूनियन के इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स के अंदर आते हैं। द कंप्लेंट एलिजेस दैट द गूगल अब्यूजेस इट्स डोमिनेंट पोजीशन। गूगल अपनी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करता है। डोमिनेंट पोजीशन क्या? इसका बहुत सारा डेटा है, ठीक है, बाय यूजिंग एआई जनरेटेड कंटेंट की एआई जनरेटेड समरीज को यूज करता है टू डाइवर्ट ट्रैफिक अवे फ्रॉम ओरिजिनल क्रिएटर्स। तो ओरिजिनल क्रिएटर्स के आर्टिकल्स लोग ना पढ़े और वहां पे ट्रैफिक ना जाए और सारा ट्रैफिक गूगल की जेमिनी पे आ जाए, चैट जीपीटी, इन सब चीज़ों पे पहुंच जाए। ये अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और इसके कारण सिग्निफिकेंट लॉस हो रहे हैं। लोगों को एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू जो है वो मिल नहीं रहा है और ये गलत है। इसके ब्रॉडर इश्यूज हैं और ब्रॉडर कंपटीशन कंसर्न्स हैं जिसको हम देखते हैं। EU का जो कंपटीशन लॉ है उसका आर्टिकल 101 एंड 102 TFEU के बारे में बात करता है, ठीक है। ट्रेड फेयरनेस यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी है जिसमें हम देखते हैं कि इट प्रोहिबिट्स अब्यूज ऑफ डोमिनेंट मार्केट, कि आप मार्केट पोजीशन को अब्यूज नहीं कर सकते, एंटी कॉम्पिटिटिव कोई कंडक्ट नहीं कर सकते। नाउ डिजिटल मार्केट एक्ट क्या बोलता है? इट एम्स टू रेगुलेट गेट कीपर प्लेटफॉर्म्स टू इंश्योर फेयर। गेट कीपर प्लेटफॉर्म मतलब
आप है गेट कीपर, यू एक्टिंग एज गेट कीपर्स और आप अलाउ नहीं करने दे रहे हैं। और जैसे कि अगर आप अलाउ करने भी दे रहे हैं तो आप फेयर कंपटीशन मेंटेन नहीं कर रहे। स्मॉल बिजनेसेस के रिगार्डिंग वो अपने प्रॉपर लेजिटिमेट आर्टिकल्स भी नहीं लिख पा रहे। अगर उनके कुछ ब्लॉग्स हैं तो आप उन ब्लॉग की समरीज डाल देते हैं। अगर कोई इंसान बस समरी मांगता है तो आप उसके साइटेशन सोर्सेज डाल देते हैं। आप बोलते हो कि मैं उस व्यक्ति को रीडायरेक्ट करता हूँ जस्ट लाइक विकिपीडिया उसके मेन सोर्स पे। बट पॉइंट ये टू व्हाट एन एक्सटेंट आप क्या एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, डोमिनेंट तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे अपनी पोजीशन का? बिल्कुल कर रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डेनमार्क का डीप फेक के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन। कि डेनमार्क पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने डीप फेक के रिगार्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अमेंडमेंट करा है। अब डेनमार्क ये प्रोटेक्शन क्यों देना चाह रही है? क्योंकि उसको ग्रोइंग थ्रेट पता है डीप फेक के बारे में, कि भाई डीप फेक कैसे इलीगल तरीके से अनरियलिस्टिक डीप फेक कंटेंट देता है विदाउट पर्सन की कंसेंट, कि भाई व्यक्ति कंसेंट नहीं है, उसी कंसेंट के बिना आप एक्सप्लिसिट कंसेंट के बिना उसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिविजुअल का डिजिटल लाइकलीनेस उसका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। मेरा चेहरा मेरी खुद की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, माई लाइफ माई रूल्स कि मैं अपने फेस को कैसे यूज़ करना चाहता हूँ। अगर आप गलत तरीके से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, और अनऑथराइज यूज कर रहे हैं एआई जनरेटेड इंपर्सनेशंस का, तो ये गलत है। अब प्रपोज अमेंडमेंट क्या है? डेनमार्क के डैनिश कॉपीराइट एक्ट के अंदर सेक्शन 65A और 73A ऐड करा गया, जिसमें बोला इमिटेशन प्रोटेक्शन की भाई बार्स पब्लिक शेयरिंग ऑफ डिजिटली रिक्रिएटेड रियलिस्टिक फिजिकल ट्रेट्स लाइक फेशियल फीचर्स एंड वॉइस विदाउट कंसेंट। कि आप मेरे फेशियल फीचर्स और मेरी वॉइस यूज नहीं कर सकते डिजिटली क्रिएटेड बिना मुझसे पूछे। ठीक है, विदाउट कंसेंट दिया है। परफॉर्मेंस प्रोटेक्शन कवर्स आर्टिस्ट परफॉर्मेंस इज नॉट जनरली प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट एक्ट। अभी आपने देखा वो गिबली आर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, कि भाई उस व्यक्ति का आर्ट इतने टाइम से इतने इमोशन से बना था, ये तो गलत है यार। उस व्यक्ति का आर्ट चुरा लेना जस्ट बिकॉज एक चैट जीपीटी आपने अच्छा सा प्रॉम्प्ट डाला और आपको एक अच्छा सा आर्ट मिल गया, या किसी व्यक्ति की वॉइस को आपने चुराया, उसके वॉइस में गाना गवा दिया जो व्यक्ति बहुत पहले मर चुका है, या फिर जो व्यक्ति एग्जिस्ट करता है, जिंदा है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, उस व्यक्ति का आपने वीडियो बना लिया एआई के थ्रू, ये तो गलत है ना। तो म्यूजिशियंस, एक्टर्स, अदर परफॉर्मर्स को भी इसमें काउंट करा हमने। ठीक है, बैकग्राउंड ये था कि डीप फेक यूज जो है एआई का वो बहुत ही हाईली अनरियलिस्टिक, ठीक है, मैनिपुलेटेड वीडियोस प्रोवाइड करता है। और ये जो वीडियोस हैं जो लगते रियल हैं पर होते अनरियल हैं, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। ये मैनिपुलेशन गलत है, इससे कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जा सकती है। जैसे अभी रिसेंटली रोनाल्डो की आई थी कि भाई बहुत सही कर रहे हो डोगेश भाई तुम। तो ये सारी जो वीडियोज़ हैं जो हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे, एक बंदर बोल रहा है, एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है, ठीक है, जो डीप फेक के थ्रू बनाई जा सकती है। डिफरेंट प्रकार के वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म से बनाई जा सकती है, पीका लैब से बनाई जा सकती है। ये सब गलत है। ठीक है, ये सब मीम्स के तौर पर सही लगता है, बट ये सब चीज़ किस हद तक वैलिड होगी? आपका चेहरा आपकी पहचान है ना खुद, है ना। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट एस्केलेट प्रोटेस्ट होते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। अब ये हमारा लास्ट इशू है, ये हमारा लास्ट क्रूशियल इशू है भाई। प्रोटेस्ट होते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के रिगार्डिंग। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो बेस्ड है हमारे इंडियन पार्लियामेंट की लॉज के रिगार्डिंग, कि भाई इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, वो है वक्फ अमेंडमेंट 2025 एक्ट। इस चीज़ के रिगार्डिंग अप्रूव प्रोटेस्ट हुए। वक्फ जो है पूरे मतलब आई वुड से इंडिया में सेकंड नंबर की बॉडी है इंडियन रेलवेज के बाद, जिसके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है। अब इसके रिगार्डिंग कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो मुस्लिम सोशल रिलीजियस ग्रुप को टारगेट करा जा रहा था। इसका लीगल एनालिसिस देखें तो 1995 का जो एक्ट था उसके अंदर कुछ चीज़ें गलत तरीके से थी, बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी आपने रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ओनरशिप। तो भाई प्रॉपर्टी वक्फ जो प्रॉपर्टी थी उसका डिक्लेरेशन जो था वक्फ बाय यूज़ को, इसको रिमूव कर दिया गया, ठीक है, और नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड में डाल दिया गया, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हो रहे कि आप नॉन मुस्लिम को कैसे वक्फ में डाल सकते हो। रिगार्डिंग प्रॉपर रेगुलेशन डाला गवर्नमेंट ने। अब ये लिमिटेशन एक्ट जो है वो भी अप्लाई हो जाएगा प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। पहले लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता था, तो वो भी डाल दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल जो कंसर्न्स थे, जो ओपोनेंट्स हैं वो क्लेम भी करते हैं कि ये वायलेट कर देंगे माइनॉरिटी के राइट्स रिगार्डिंग रिलीजियस फ्रीडम आर्टिकल 25-26, और ये आप गलत कर रहे हैं उनके साथ। बट एट द सेम टाइम इसका अगर बैकग्राउंड समझें तो जून 29, 2025 के अंदर मैसिव रैली ऑर्गेनाइज करी गई इमारत शरिया पटना के अंदर, जिसमें 1000 लोग को बुलाया। और आरजेडी, ठीक है, ये कौन लोग थे? इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ओपोजिशन लीडर्स लाइक आरजेडी के तेजस्वी यादव भी थे इसके अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ने कंडेम कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि वो इग्नोर कर रहे हैं 300 रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द बिल। 300 रिप्रेजेंटेशन दी बिल के अगेंस्ट, लेकिन तब भी सामने वाला व्यक्ति इस चीज़ को डिसरिगार्ड कर रहा है। सामने वाला व्यक्ति मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डिसरिगार्ड कर रहा है, और ये असॉल्ट है कम्युनल हार्मनी पे और फेथ रिगार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व कर दिया अपना जजमेंट रिगार्डिंग ऑन द पिटिशंस एंड व्हाइल ऑपोजिशन इंटेंसिफाइज प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं बिहार के अंदर। तो वक्फ बाय यूज क्या होता है? इट रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी विदाउट फॉर्मल पेपर वर्क, मतलब कोई पेपर वर्क नहीं है, पर आप हमारी डोनेशन दी गई प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो ये वक्फ बाय यूज हो जाएगा। ठीक है,
और ये अमेंडमेंट की पहले की पॉलिसी है, ये 2025 का अमेंडमेंट है उसके पहले की। इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम इन द वक्फ बोर्ड, ये आप ये जो कर रहे हो ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है एक तरह से, बहुत ही लैंडमार्क मूव हो जाएगा कि आप एक रिलीजियस माइनॉरिटी जो एग्जिस्ट करती है उसके रेगुलेशन के रिगार्डिंग आप कुछ नॉन रिलीजियस मेंबर्स को डाल रहे हो, आउटसाइडर्स को डाल रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल, अनप्रेसिडेंटेड है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, एज गवर्नमेंट ओन स्पार्क फियर्स ऑफ स्टेट टेक ओवर, कि भाई लोगों को बहुत डर है कि गवर्नमेंट जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी वो सारी वक्फ की ज़मीन ले लेगी। गवर्नमेंट मतलब लोगों को इस चीज़ का डर है कि गवर्नमेंट ले लेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में बहुत ज़्यादा पावर है। ये एक बेसिक टाइमलाइन है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। और ये एक मुद्दा है जो मुझे लगता है डिस्कस करना इंपॉर्टेंट लॉ ग्रेड से। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप खुद से ही पढ़ सकते हैं, बट पंजाब हरियाणा के रिगार्डिंग ये जो एंटी सैक्रिलेज बिल है ये क्या बोलता है। पंजाब गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करता है पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट होली स्कल्पचर्स बिल, कि आप होली स्कल्पचर्स के अगेंस्ट या होली स्क्रिप्चर्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो कोई भी ऐसा कोई काम जिससे हार्मनी में डिस्टर्बेंस हो या जिससे सैक्रिलेज हो जाए सेक्रेड टेक्स्ट से। अभी रिसेंटली ध्रुव राठी का एक वीडियो आया था जिसमें उसने सिखिज्म की शुरुआत कैसे हुई वो बताया था, और एआई के थ्रू उसने कुछ चीज़ें जो जनरेट हुई वो बताई थी। इस वीडियो को टेक डाउन कर दिया गया क्योंकि इसमें ये बोला गया कि जो चीज़ें हैं वो मिस रिप्रेजेंटेड हैं और इस तरह वो चीज़ हुई नहीं थी जिस तरह वो वीडियो में बताई गई है। एट द सेम टाइम उनके जो गुरु हैं उनकी फ़ोटो बनाना सख्त से सख्त अपराध है। बेसिकली लीगल आंसर्स अगर देखें तो यही है कि बिल डिफाइंस सैक्रिलेज एज अ विलफुल डैमेजिंग। अगर आप जानबूझ के डैमेज करते हो, डिफेस करते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, बर्न करते हो, टीयर करते हो, डिसफिगर करते हो होली स्क्रिप्चर्स का, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। स्क्रिप्चर्स में क्या क्या आता है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब आ जाता है, श्रीमद् भागवत गीता आ जाता है, कुरान शरीफ आ जाता है, होली बाइबल आ जाता है, ये सारे की सारी चीज़ें आ जाती है। ये सिर्फ एक धर्म के रिगार्डिंग नहीं है, ये सारे ही धर्मों के रिगार्डिंग है, बिल्कुल सेकुलर काइंड ऑफ लॉ है। देखिए आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का अपमान नहीं कर सकते। इन्वेस्टिगेशन जो ऑफ ऑफेंसेस विल बी कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर्स, जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट रैंक के हैं या हायर रैंक के हैं, सिर्फ वही सीरियस इंक्वायरी कर सकते हैं। पनिशमेंट 10 साल तक की हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी एक्सटेंड हो सकती है और फाइन रेंज करेगा 5 लाख से लेकर 10 लाख। अटेम्प्ट कर दिया अगर इस ऑफेंस का तो 3 से 5 साल तक की सजा हो जाएगी और फाइन भी हो जाएगा। और अगर अबेट करते हो, ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को एनकरेज, मोटिवेट, इंस्टिगेट करते हो या उसको थोड़ा सा भी एड करते हो तो उसकी भी सिमिलर पेनल्टीज है। अबेटमेंट ऑफेंस की सिमिलर पेनल्टीज है। ये ऑफेंसेस सारी बेलेबल नेचर की है और नॉन कंपाउंडेबल नेचर की है। नॉन कंपाउंडेबल मतलब इनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, कंपाउंडेबल मतलब जिनमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, नॉन कंपाउंडेबल जिनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। नॉन बेलेबल मतलब ये बेलेबल नहीं है, यानी कि बेल आपको नहीं मिल सकती इन ऑफेंस के अंदर। सीरियस ऑफेंसेस हैं, 10 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट, अटेम्प्ट करने के लिए 3 से 5 साल। अब बेसिकली बैकग्राउंड ये था कि बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे गए पंजाब के अंदर रिगार्डिंग 6 स्क्रिप्चर्स, तो इसलिए सोशल अनरेस्ट की सिचुएशन बन गई और इसलिए एक लॉ लेजिस्लेट करने की आवश्यकता बनी अबाउट दिस बिल। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने बिल को हाईलाइट करके बताया कि ये रिस्टोर कर देगा कॉन्फिडेंस टू डेटर ऑफेंसेस रिगार्डिंग कम्युनल डिसहार्मनी। सो गाइज, हमने लॉ ग्रेड के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखे। अब आपका काम ये है, ठीक है, इन आर्टिकल्स को ढंग से पढ़ना। जब मैंने आपको पढ़ा है तो उस चीज़ में वो चीज़ें हाईलाइट करना। आपको याद कुछ भी नहीं करना, हर चीज़ का कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देखना है और जो मैंने चीज़ें याद करने को बोली बस उसको एक बार बेसिक तरीके से रिवाइज कर देना है। इसके अलावा अगर आपको लगता है यार इस चीज़ के रिगार्डिंग पैसेजेस भी होने चाहिए तो हम कोशिश करेंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग असॉर्टेड पैसेजेस की क्लास लगाए आप लोग के लिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा इसको एक्सटेंड करा जा सकता है, ठीक है। यानी कि एक रिलीजियस टेक्स्ट ले लिया, एक हमने कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट ले लिया, कुछ एविडेंस बेस्ड चीज़ ले ली, उसको हमने मिला के लॉ ग्रेड बना दिया। बहुत परफेक्टली फाइन है आपकी लॉ ग्रेड जुलाई के मंथ की, SM जून मई और सब्सिक्वेंट मंथ्स की बनाएंगे एंड इसके रिगार्डिंग कुछ पैसेजेस बनाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग कंप्लीट हो जाएंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग, you are well equipped, then we'll work on the passages, associated passages. So yeah, thank you so much. This was Kabir Jasal signing off. Best of luck guys for your next mock. Thank you so much.